इस दुनिया में जब से वह जंगली आयामी तूफान आया है, हर जगह पर भयानक राक्षसी संस्थाएं उभरने लगी हैं। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो यह कहानी का सबसे पागल हिस्सा नहीं है। जबकि बाकी सभी लोग वहां अपने जीवन को जोखिम में डालकर प्राइमोर्डियल ऊर्जा को संचित करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा नायक मस्ती के साथ जीवन जी रहा है। उसके पास एक रहस्यमय फोन डिवाइस है जो उसे खेल खेलने और अपने चरित्र को अपग्रेड करने की अनुमति देता है। और सुनिए, जब उसका गेम कैरेक्टर लेवल अप करता है और शक्तियां हासिल करता है तो उसके वास्तविक जीवन की कौशल और क्षमताएं भी बढ़ जाती हैं। तो तैयार हो जाओ और देखो कैसे हमारा आदमी प्रतियोगिता को मात देता है और शीर्ष पर पहुंचता है। सब कुछ उस अद्वितीय डिवाइस की बदौलत जो उसके हाथ में है। इस कहानी में लगभग एक दशक पहले एक डायमेंशनल तूफान ने पृथ्वी को प्रभावित किया, जिसने देवताओं, परियों के अस्तित्व को प्रकट किया। भूत, राक्षस, परी, शैतान, एल्व्स और अन्य पौराणिक प्राणी। इन आयामी प्राणियों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था: नश्वर, काल्पनिक कथा, महाकाव्य और पौराणिक। उनकी क्षमताएं और विनाशकारी शक्तियां मानव कल्पना से परे थीं, जिसमें मनुष्य नश्वर वर्ग के सबसे नीचे बैठते थे। हालांकि मनुष्य अपनी आद्य ऊर्जा को विकसित करके अपनी स्थिति सुधार सकते थे, या आयामी प्राणियों का शिकार करके और उनके आयामी क्रिस्टल चुराकर। हालांकि दूसरा तरीका खतरों से भरा था, क्योंकि ये प्राणी जिन इलाकों में मिलते थे वे अत्यंत खतरनाक थे। जैसे ही विश्व निर्माण का हिस्सा समाप्त होता है, हमारी कहानी एक कक्षा में शुरू होती है, जहां यह गंजा शिक्षक हमारे नायक जो को पुकार रहा है, वैन। जब हमारा लड़का उसकी पुकार का जवाब नहीं देता तो गंजा शिक्षक गुस्से से चिल्लाने लगता है, जैसे कि कोई भी सामान्य शिक्षक। मुझे लगता है उसकी हताशा समझ में आती है, क्योंकि यह बेवकूफ कक्षा के बीच में सो रहा है और शिक्षक सोचता रह जाता है कि पुराने प्रिंसिपल ने इस आलसी लड़के को इतना खास क्यों समझा। दृश्य वापस फ्लैश करता है जब पुराने प्रिंसिपल ने गंजे शिक्षक से कहा था कि सिर्फ 2 प्रकार के जीनियस होते हैं, एक हमारी कहानी का हीरो है और दूसरा बाकी सभी। वर्तमान की बात करें तो जैसे ही हमारा लड़का घंटी सुनता है, वह अचानक बिना किसी के शब्द, शिक्षक अपना सिर खुजला रहा है, सोचता है कि शायद प्रिंसिपल ने जो वैन की क्षमता का गलत अनुमान लगाया। इस बीच हमारा लड़का कॉरिडोर से दौड़कर बाहर टेनिस कोर्ट क्षेत्र में पहुंच जाता है। जैसे ही वह अपने फोन के साथ अकेला होता है, वह हमें बताता है कि उसकी जिंदगी उलट पुलट हो गई है जब से उसे यह रहस्यमयी फोन मिला है। और इस फोन के अंदर का खेल ही वजह है कि वह कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा और अपनी साधना छोड़ रहा है। उसे बस अपनी खून की एक बूंद फोन स्क्रीन पर डालनी है ताकि छिपा हुआ गेम ऐप खोल सके। गहराई में जाने से पहले वह घबराहट से इधर उधर देखता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आसपास कोई नहीं है। फिर वह एक सुई लेता है, अपनी उंगली में चुभता है और खेल में एक चरित्र बनाने के लिए एक और खून की बूंद जोड़ता है। जैसे ही फोन खून को अवशोषित करता है, लाल द्रव एक चरित्र में बदलने लगता है, जो एक प्यारे चिबी छोटे अवतार में परिवर्तित हो जाता है, जिससे जो वैन खेल में खेल सकता है। इस खेल का बड़ा विक्रय बिंदु यह है कि इस अवतार की क्षमताओं को सुधारना हमारे लड़के की वास्तविक जीवन में भी उन्नति कर देगा। खेती के लिए जीवन और अंग को जोखिम में डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह बस आराम से खेल सकता है और सुधार कर सकता है। खुद को बचाने के लिए वह जल्दी से खेल में कुछ राक्षस ढूंढता है और अपने अवतार के साथ मुक्कों की बौछार करता है। वह अपनी शक्तिशाली चोटों से एक चींटी को नष्ट कर देता है और दूसरी चींटी भी अपनी परेशानी के लिए मुक्कों की गर्म बारिश पाती है। जैसे ही सांझ का समय होता है, हम फिर से गंजे शिक्षक से मिलते हैं। वह बताता है कि राष्ट्रमंडल में केवल 16 साल की उम्र में मौलिक ऊर्जा विकसित करने वाला प्रतिभाशाली व्यक्ति मिलना काफी दुर्लभ है। लेकिन वह चिंतित है क्योंकि जो वैन जैसे लोग बहुत कम हैं, जो कड़वे ध्यान पर अडिग रहता है और बिना किसी बाहरी मदद के अपनी चीख को निखारता है। गुइडा हाई स्कूल में हर कोई हमारे लड़के से बड़ी उम्मीदें रखता था, मानते हुए कि वह आने वाली प्रैक्टिकल परीक्षा में आसानी से पहला स्थान हासिल कर लेगा। 1 महीने पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने स्कूल की जू वैन में विश्वास को हिला दिया। वास्तव में क्या हुआ, ये देखने के लिए हम लगभग 1 महीने पीछे चलते हैं और छात्रों को इकट्ठा पाते हैं जो हैरान है। किसी ने हमारे लड़के को चुनौती दी है, और जो बात और भी चौंकाने वाली है वह यह है कि यह एक लड़की है। लोग उसे पागल कह रहे हैं कि उसने स्कूल की प्रतिमा से उसके पहले ही दिन मुकाबला कर लिया। जैसे ही दोनों प्रतियोगी बास्केटबॉल कोर्ट के बीच में आमने सामने होते हैं, हमारा लड़का पूछता है कि क्या वे एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन लड़की औपचारिकताओं में समय नष्ट नहीं करती और सिर्फ उसे कहती है कि आगे बढ़ो। अपने सामान्य लापरवाह अंदाज में मेरा दोस्त उसकी ओर चार्ज करता है, लेकिन उसे एक पेट में मारने वाली किक लगती है जो उसे जमीन पर धड़ाम से गिरा देती है, जैसे कि वह कल का कचरा हो। जिस तरह से वह खड़ी है, ये साफ है कि उसने वो मारते हुए पसीना तक नहीं बहाया। किक। भीड़ इस टकराव के परिणाम को देखकर हैरान है, विश्वास नहीं कर पा रही कि उसने उसे एक ही प्रहार से गिरा दिया। उनकी जिज्ञासा बढ़ गई है और हर कोई पूछ रहा है कि यह रहस्यमयी लड़की कौन है और उसकी नाम है। गंज शिक्षक बताते हैं कि जब से जो वैन उस लड़की अनजिंग के द्वारा अपमानित हुआ है, उसने अपनी सारी प्रेरणा खो दी है। अब वह सिर्फ सोता है और गेम खेलता है, और बूढ़े आदमी को गंभीर चिंता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो उसका भविष्य नहीं होगा। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो बूढ़ा आदमी शायद ज्यादा सोच रहा है। हमारे लड़के के मामले में अगर वह इसी तरह गेमिंग करता रहा तो वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो सकता है। कुछ राक्षसों को हराने के बाद जो वैन का अवतार एक और विस्फोट क्रिस्टल लेता है, और जैसे ही वह क्रिस्टल को अवशोषित करता है, एक रहस्यमय नीली ऊर्जा उसे घेरे लेती है। जब गेम में रक्त अवतार एक प्रारंभिक ऊर्जा क्रिस्टल को अवशोषित करता है तो यह वास्तव में खिलाड़ी की वास्तविक जीवन की क्षमताओं को बढ़ा देता है। इसके अलावा खेल खिलाड़ियों को वह आंकड़े देखने देता है जो वास्तविक जीवन में दिखाई नहीं देते हैं। 1 महीने पहले हमारे लड़के के आंकड़े काफी कम थे, लेकिन खेल की बदौलत उसने उल्लेखनीय सुधार देखा है। अगर उसने केवल कड़वा ध्यान साधा होता तो वह
उसे चिंता है कि वर्षों के अभ्यास के बाद भी वह उतनी तेजी से प्रगति नहीं कर पाया जितना कि उसने खेल में की है। उसका एकमात्र अफसोस यह है कि जो क्रिस्टल वह खेल में इकट्ठा करता है उन्हें वास्तविक जीवन में नहीं लाया जा सकता। अगर वे के पास होता तो वह कम गुणवत्ता वाले क्रिस्टल भी बेच देता ताकि वह आराम से जीवन बिताने के लिए पर्याप्त धन एकत्र कर सके। जैसे ही खेल जारी रहता है, हमारा लड़का खुद को एक और चींटी का सामना करते हुए पाता है और यह उसे कठिन समय दे रही है। यह एक लाल उत्परिवर्तित शक्ति चींटी है जो सामान्य चींटियों से तेज और मजबूत है। जुवेन जानता है कि वह इसे पर्याप्त समय में हरा सकता है, लेकिन जैसे ही वह लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करता है उसे कदमों की आवाज सुनाई देती है। ये फांग रॉक्सी है, शॉर्ट्स में एक खूबसूरत लड़की, और हमारे लड़के को उसे देखकर घबराहट होती है। वह नहीं चाहता कि उसे पता चले कि वह क्या खेल रहा है, और अगर उसका राज बाहर आ गया तो वह बड़ी मुश्किल में पड़ेगा। मुसीबत। लेकिन अब इस लड़ाई को छोड़ना भी कोई विकल्प नहीं है। फिर वह पूरी तरह से उसे नजरअंदाज करने का फैसला करता है, अपने फोन में डूबे एक तकनीकी जानकार की तरह दिखने की कोशिश करते हुए। लेकिन फांग रॉक्सी उसे पुकारती है और उसे स्नातक परीक्षा के अंतिम व्यावहारिक परीक्षण के लिए अपनी टीम में शामिल करने का निमंत्रण देती है। वह अपना खेल जारी रखते हुए पूछता है कि वह उसे अपनी टीम में क्यों चाहती है। फांग रॉक्सी बताती है कि वह लड़ाई परीक्षा में ऊंचे अंक प्राप्त करना चाहती है और उसे मजबूत टीम के साथ ही चाहिए। हमारा लड़का हालांकि उसे बताता है कि वह अब उतना मजबूत नहीं है क्योंकि सबसे मेधावी छात्र का खिताब उससे 1 महीने पहले छीन लिया गया था। लेकिन लड़की का दावा है कि वह गाइड हाई स्कूल में अकेला व्यक्ति है जिसे वह अपने प्रतिद्वंद्वी के योग्य मानती है। लेकिन वह उसे याद दिलाने की कोशिश करता है कि अंजिंग सबसे मजबूत था। लेकिन फांग रॉक्सी बताती है कि अंजिंग ने पहले ही स्कूल बदल लिया है। जू इस खबर से स्तब्ध है और लड़की आगे कहती है कि भले ही उसे नहीं पता कि अंजिंग कहां से आई थी, ये स्पष्ट है कि उसने साधारण श्रेणी को पार कर लिया। उसका आना और जाना इतना अचानक था कि ऐसा लगा जैसे वह सिर्फ हमारे लड़के को चुनौती देने के लिए आई थी। फांग रॉक्सी यह भी उल्लेख करती हैं कि शुरू में उन्हें लगा कि जुवेन के साथ कुछ प्रकार की प्रतिद्वंद्विता थी। अंजिंग, शायद यही वजह है कि उसने उसे चुनौती दी। लड़का इस बारे में कुछ देर सोचता है, लेकिन फिर कहता है कि यह संभव नहीं है क्योंकि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा, तो उसका उससे कोई झगड़ा कैसे हो सकता है। लड़की फिर इस विषय को छोड़ देती है और उससे फिर से पूछती है कि क्या वह उसके टीम में शामिल हो रहा है। जुवेन अवसर देखकर सहमत हो जाता है, कहता है कि वह उसकी कौशल और नेतृत्व का लाभ उठाने के लिए ठीक है। फांग रॉक्सी ने फैसला किया कि यह तय हो गया है और समझाती है कि उसने पहले से ही 2 अन्य साथी खोज लिए हैं। आज से सभी टीम सदस्य हमारे लड़के सहित हर दोपहर साथ में प्रशिक्षण करेंगे। इसके बाद वह चुपचाप चली जाती है और वह आखिरकार लाल चींटी को हरा देता है। वह आयामी ऊर्जा क्रिस्टल को पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन जैसे ही वह ऐसा करता है उसकी ओर चींटियों का झुंड आ जाता है। लेकिन हमारा लड़का जल्दी से खेल समाप्त करता है और बाद में नए क्रिस्टल की जांच करने की योजना बनाता है। अचानक उसे असहजता महसूस होने लगती है। उसका फोन और उसका शरीर एक लाल रंग की ऊर्जा छोड़ने लगते हैं और वह एक गहन भावना से अभिभूत हो जाता है। ऐसा लग रहा है कि यह प्रतिक्रिया क्रिस्टल के कारण हो सकती है। उसकी जानकारी के अनुसार वह विगोर एंड क्रिस्टल एक पौराणिक ऊर्जा कौशल क्रिस्टल जैसा लगता है, लेकिन वह नहीं जानता कि यह कौन सा कौशल प्रदान कर सकता है। बिना समय गंवाए वह अपने फोन पर थोड़ा खून गिराता है और यह देखने के लिए गेम सक्रिय करता है कि क्या हो रहा है। जैसे ही वह उसे देखता है उसे पता चलता है कि उसने एक नया पौराणिक ऊर्जा कौशल अनलॉक कर लिया है। बाद में समूह के सभी 4 सदस्य एक साथ आते हैं और फांग रॉक्सी जुवेन को बाकी 2 सदस्यों के सामने उनके चौथे साथी के रूप में प्रस्तुत करती हैं। सदस्य दोनों लड़के अपनी भौहें उठाते हैं, यह देखते हुए कि वे जुवेन के कौशलों के बारे में जानते हैं, लेकिन वह 1 महीने से अधिक समय से प्रशिक्षण नहीं कर रहा है, इसलिए वे अनिश्चित हैं कि क्या वह अपने पिछले स्तर पर प्रदर्शन कर सकता है। उनमें से एक लड़का, जिसके सुनहरे बाल हैं, उल्लेख करता है कि उनका मुख्य लक्ष्य गाइड सिटी के कॉलेज प्रवेश मुकाबले में पहला स्थान प्राप्त करना है। परीक्षण। वह चिंता व्यक्त करता है कि हमारा लड़का सबसे अच्छा उम्मीदवार नहीं हो सकता है और इसके बजाय जंगी नामक एक और लड़के को बुलाने का सुझाव देता है। खैर, हमारा लड़का समझ सकता है कि उन्हें उसे शामिल करने में संकोच क्यों हो रहा है। आप देखिए, कॉलेज प्रवेश युद्ध परीक्षण एक बड़ी बात है। ये किसी के जीवन के बाद के हिस्से पर बहुत प्रभाव डाल सकता है, जिसमें प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में प्रवेश से लेकर नौकरी की तलाश और यहाँ तक कि समाज के शीर्ष स्तर में उनका स्थान निर्धारित करना शामिल है। इसके अलावा मजबूत साथियों का होना सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्हें यकीन करना स्वाभाविक है कि वे सबसे अच्छा संभव दल प्राप्त करें। रू समूह को यह समझाने की कोशिश करता है कि भले ही जंग ही एक मजबूत उम्मीदवार हो, वह फिर भी मानती है कि जो उनकी सबसे अच्छी पसंद है। उसके बाद सुनहरे बालों वाला लड़का एक साधारण परीक्षा का प्रस्ताव रखता है ताकि उनकी ताकत का आकलन किया जा सके, यदि हमारे लड़के को आपत्ति न हो। रू उत्सुकतापूर्वक पूछती है कि वे किस तरह के परीक्षण की बात कर रहे हैं। सुनहरे बालों वाला लड़का गर्व से समझाता है कि चूंकि वह खुद उन्हें में सबसे कमजोर है, जुवेन उसके साथ अभ्यास करेगा। अगर हमारा लड़का जीतता है तो वह साबित कर देगा कि वह टीम में शामिल होने के योग्य है। अगर वह हार जाता है तो वह है। हमारा लड़का लड़ाई के जोखिमों और चोट की संभावना के बारे में चिंता व्यक्त करता है, यह सुझाव देते हुए कि चोटिल होकर किसी को कोई लाभ नहीं होता। लेकिन सुनहरे बालों वाला लड़का बताता है कि स्कूल की शक्ति मापने वाले उपकरण संख्या दे सकते हैं, लेकिन वे अर्थहीन हैं। वे इसे एक सीधी लड़ाई से सुलझाएंगे और जो हार मान लेता है वही हारेगा। ये सुनकर रू सोचती है कि टियान की लड़ाई कौशल जुवेन के मुकाबले कैसे है और वह हमारे लड़के के लिए काफी चिंतित है। आप देखिए, हमारे लड़के ने अपनी साधना बढ़ाने के लिए कोई आयामी क्रिस्टल का उपयोग नहीं किया है और उसका परिवार संभवतः गरीब है, तो हो सकता है कि उसके पास कोई प्रमुख लड़ाई कौशल नहीं हो। अपनी चिंताओं के बावजूद वह यह देखने के लिए उत्सुक है कि वह स्थिति को कैसे संभालेगा। इस बीच जुवेन अपनी ताकत की माप के लिए मशीनों का उपयोग करने पर विचार कर रहा है, लेकिन तियन हंसते हुए पूछता है कि क्या वह डर गया है। हमारा लड़का बस अपना सिर खुजला रहा है, चुपचाप चिंतित थे कि वह एक ही मुक्के से उन्हें चोट पहुंचा सकता है। आखिर में वे मशीनों का उपयोग करने का फैसला करते हैं। टियन पहले आगे बढ़ते हैं और पूरी ताकत से मशीन को मुक्का मारते हैं। जैसे ही सभी लोग उत्सुकता से देखते हैं, मशीन एक ताकत अंक 7 दिखाती है।
10 अंक। जो इस पर चिंतन करते हैं कि मशीन पर जो संख्या है वह खेल में दिखाए गए मानों के बिल्कुल समान नहीं है, लेकिन वे काफी करीब हैं। खेल शुरू करने से पहले भी उनके पास समान शक्ति थी। टीएन हमारे लड़के को शक्ति मापने वाली मशीन के साथ अपनी बारी लेने के लिए आमंत्रित करते हैं। जब मेरा आदमी अपनी मार करता है तो उसका प्रभाव स्कूल में गूंजने वाली तेज आवाज पैदा करता है। गंजा शिक्षक जो गलियारे से गुजर रहा है शोर सुनता है और जोर से सोचता है कि जब सभी को आराम करना चाहिए तो परीक्षण मशीन कौन उपयोग कर रहा है। इसलिए वह उत्सुकता से मशीन रूम की ओर बढ़ता है और जैसे ही वह दरवाजा धीरे से खोलता है वह जो वैन और दूसरों को देखता है वह सिर खुजलाते हुए रहता है कि क्या हमारा लड़का वही है जिसने अभी एक मुक्का मारा। और हाँ, यह निश्चित रूप से वही है। कमरा शांत हो जाता है क्योंकि जब मशीन ताकत का स्कोर 10 दिखाती है तो सभी आश्चर्य में देखते हैं, यहां तक कि वह बूढ़ा आदमी जो गुप्त रूप से देख रहा था पूरी तरह से हैरान है। बूढ़ा आदमी फिर से सोचने लगता है और विचार करता है कि क्या जो वास्तव में सुस्ती नहीं कर रहा था, शायद वह इतनी तीव्रता से अभ्यास कर रहा है कि उसे केवल कक्षा में ही झपकी लेने का समय मिला है। वह यहां तक सोचना शुरू कर देता है कि पुराने प्रधानाचार्य का जजमेंट जो कि बारे में वास्तव में सही हो सकता है। इस बीच रूह हमारे लड़के की उस चुनौतीपूर्ण तरीके के उपयोग से हैरान और प्रभावित है जिससे उसने ताकत लगाई और फिर भी बिना किसी अच्छी लड़ाई कौशल के उसने 10 का स्कोर बना लिया। टियन इस बात से दृढ़ता से परेशान है और उसकी निराशा चरम पर पहुंचने पर वह अपनी गर्व को निगलकर हमारे लड़के को सूचित करता है कि वह योग्य है। फिर वह अपनी शेष गरिमा के साथ आखिरी बार पंच मारने का फैसला करता है। उसने अपनी मुट्ठी भींची जो बिजली की तरह तड़कती है और मशीन पर एक प्रचंड प्रहार किया। इस बार मशीन ताकत का स्कोर 11 दिखाती है। पंच टियन को पूरी तरह थका देता है और हमारा लड़का उसकी कोशिश के लिए उसे एक अंगूठा दिखाता है, हालांकि जो किसी चीज के बारे में जिज्ञासु दिखाई देता है। टियन उसे सचेत करता है और चेतावनी देता है कि या तो 11 से ऊपर स्कोर करो या हारने की बेइज्जती का सामना करो। फिर हमारा लड़का अपने दोस्तों से पूछता है कि अगर उसने मशीन तोड़ दी तो क्या स्कूल उसे क्षति के लिए भुगतान करने को कहेगा। ब्लॉन्डी उसे आत्मविश्वास से आश्वस्त करता है कि अगर मशीन टूट जाती है तो वह खर्चा उठाएगा। टूट जाएगी, ये सोचते हुए मेरा दोस्त मुस्कुराने लगता है और जब वह अपने पंच की तैयारी करता है तब एक पीली ऊर्जा उसके शरीर को घेरने लगती है। ब्लॉन्डी को पूरा यकीन है कि जो वैन सिर्फ शेख ही बघार रहा है। आखिरकार ये मशीन गंभीर ताकत परीक्षण के लिए है और इससे 20 तक जाया जा सकता है। पंख स्कूल में शायद ही कोई इस निशान को मार सकता था, लेकिन अपनी शक्ति को बढ़ाकर मेरा दोस्त ची के साथ बहता हुआ पंच मारता है और रू यह देखकर चौंक जाता है कि वह ची से लड़ाई की कला का उपयोग कर रहा है। पंच इतना तीव्र है कि मशीन टूटने लगती है। उसके सर्किट्स इस भारी शक्ति से जलने लगते हैं। यह सब देखकर हर कोई स्तब्ध है, जैसे उसने मशीन को कुछ भी नहीं समझा। गंजा आदमी यह देखकर पूरी तरह से हैरान है। वह पूरी तरह से आश्वस्त है कि यह मशीन आसानी से 20 अंक तक की शक्ति को सह सकती है और इसे इस तरह से नष्ट करने के लिए आपको 8 या 9 रैंक की अच्छी लड़ाई की कौशल की आवश्यकता होगी। उस समय उस पल गंजे आदमी का गंजा सिर प्रिंसिपल के उन शब्दों को याद करता है जब उन्होंने जो को एक अद्वितीय प्रतिभा बताया था, और अब वह समझने लगा है कि प्रिंसिपल ने हमारे लड़के के बारे में इतना साहसी बयान क्यों दिया था। यहाँ तक कि रू को भी हमेशा से पता था कि हमारा लड़का ताकतवर है, लेकिन इसे क्रियान्वित होते देखना उसके लिए एक वास्तविक आंख खोलने वाला था। जैसे ही शाम ढलती है हमारा लड़का एक शांत शहर के रास्ते पर आराम से टहलता है। चलते समय वह अपने इंजन के साथ की लड़ाई को याद करने से खुद को रोक नहीं पाता। यह उसे चकित करता है कि उसके जैसे किसी व्यक्ति को जो इस दंतकथात्मक स्तर पर है, क्यों किसी ऐसे व्यक्ति को चुनौती देने की जरूरत पड़ेगी जो अभी भी साधारण लीग में है। उसे पूरा यकीन है कि उसने पहले कभी गुइजो प्रांत नहीं छोड़ा, इसलिए उसे यह अंदाजा नहीं है कि उसने उसे कब नाराज किया होगा। अचानक उसका फोन बजता है। ये उसके पिताजी हैं। पूछ रहे हैं कि क्या वह उनकी शादी में आएगा। बेटा जिज्ञासापूर्वक पूछता है कि भाग्यशाली दुल्हन कौन है। उसका प्लेबॉय पिता जल्दी से एक महिला की फोटो भेजता है जिसकी आकर्षक शारीरिक बनावट है और पूछता है क्या उसके बेटे को उसकी भविष्य की सौतेली मां पसंद है। खैर, यह तो बाप बेटे की बातचीत को दिलचस्प बनाने का एक तरीका है। वैसे भी हमारा लड़का पूछता है कि शादी कब और कहां हो रही है और उसके पिता अनौपचारिक रूप से कहते हैं ये लगभग सप्ताह। तभी हमारा लड़का अपने पिता को याद दिलाता है कि उसका कॉलेज प्रवेश परीक्षा अगले सप्ताह है, इसलिए वह शादी में शामिल नहीं हो सकता, भले ही वह सच में जाना चाहता है। फिर वह अपने पिता से पूछता है कि क्या अलमारी में लोहे का कुकी बॉक्स है। उसके पिता हमेशा की तरह अनजान कहते हैं कि उन्हें कोई अंदाजा नहीं है, जो उन्हें बताते हैं कि यह लगभग 10 इंच लंबा एक चौकोर लोहे का कुकी बॉक्स है जिस पर कार्टून भालू का पैटर्न है। उसके पिता फिर बताते हैं कि यह भालू कुकीज का बॉक्स है जो उन्होंने खाते थे, लेकिन वह ब्रांड अब नहीं बिकता। उसे जो कि अचानक उस डिब्बे में रुचि पर बहुत अचरज होता है तो वह पूछता है कि वह इसे क्यों उठा रहा है। हमारा लड़का बताता है कि उस कुकी बॉक्स में एक फोन है और पूछता है कि क्या उसके पिता ने उसे वहां रखा था। उसके पिता पूछते हैं कि क्या फोन का सफेद धातु का खोल है, काला स्क्रीन है, कोई की नहीं है और वह लगभग 7 या 8 इंच लंबा है। जब बेटा पुष्टि करता है उसके पिता बताते हैं कि वह फोन उसके दादा का है। हमारा लड़का पूरी तरह से चकित है और पूछता है कि उसके दादा के पास फोन कैसे आया। फिर उसके पिता एक अनोखी कहानी बताते हैं उसके दादा के बारे में। बेसिक रूप से उसके दादा प्राचीन गाइड सिटी के पुनर्निर्माण के दौरान एक बढ़ई के रूप में काम करते थे। उन्होंने पुराने शैली की बहुत सारी लकड़ी की इमारतों पर काम किया। दादा वहां 1 साल से ज्यादा समय तक थे और एक रात जब कुछ मजदूर देर रात तक काम कर रहे थे तो उन्होंने निर्माण स्थल पर एक प्राचीन सूखा कुआं खोजा। अंदर कुछ चमक रहा था और उन्होंने सोचा कि उन्हें किसी तरह का खजाना मिल गया है। कुएं के अंदर एक बॉक्स था और जब उन्होंने उस पुराने लकड़ी के बॉक्स को कुएं से बाहर निकाला तो रोशनी दरारों से बाहर आ रही थी और बॉक्स के अंदर वहां एक फोन स्क्रीन पहले तो चमक रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने इसे बाहर निकाला ये काली हो गई। फोन में कोई कुंजी या चार्जिंग पोर्ट नहीं था। यह कुछ ऐसा दिख रहा था जैसे यह पूरी तरह
पूरी तरह से बंद हो गया था। जब उन्होंने टूटा हुआ फोन पाया तो हर कोई काफी उदास हो गया। उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ एक मजाक था और जल्दी ही आगे बढ़ गए। दादाजी ने इसे अपने टूलकिट में डाल दिया। उसके पिता आगे बताते हैं कि फोन चालू नहीं हो सका और जब वह छोटा था तो उसने इसे कुछ सिगरेट के लिए मरम्मत की दुकान पर बेचने की कोशिश भी की थी। दुकान के मालिक ने कहा कि यह बेकार है, इसलिए उसने इसे उस कुकी बॉक्स में डाल दिया। अब वह सोच रहा है कि क्या जो इसे भी बेचना चाहता है। अंदर से जो को काफी राहत है कि उसके पिता कभी इसे बेच नहीं पाए, वरना वह इसे कभी भी अपने हाथों में नहीं ले पाता। वह अपने पिता से पूछता है कि क्या फोन कभी चालू हुआ था। उसके पिता कहते हैं बिल्कुल नहीं, और उल्लेख करते हैं कि यह दशकों से बिना इस्तेमाल के पड़ा है। उसके पिता बातचीत समाप्त करते हुए कहते हैं कि उनके पास और काम है करने के लिए। वह शादी की जानकारी पहले ही दे चुका है, अब यह जो पर निर्भर करता है कि वह आना चाहता है या नहीं। कॉल खत्म होने के बाद जो इस पर विचार करता है कि उसकी वास्तविक युद्ध परीक्षा प्राचीन गाइड सिटी में आयोजित होगी। वह सोचता है कि पुराने कुएं की जांच करना सुराग या संकेतों के लिए फायदेमंद हो सकता है। वह घर वापस लौटता है और अपनी योजना पर फिर से काम करना शुरू करता है। दिन बीतते हैं और वह एक रूटीन में पड़ जाता है, कक्षा में सोते हुए और बाकी सभी के प्रशिक्षण के दौरान एक पेड़ के नीचे ऊँघते हुए, सारा समय गेम खेलते हुए। कुछ दिनों बाद स्कूल की गैलरी में दो छात्र हॉल में दौड़ रहे हैं। चश्मा पहने एक लड़का एक अन्य लड़के से टकरा जाता है जो किसी अभिजातीय समाज से संबंधित लग रहा है। चश्मे वाला लड़का टकराने से जमीन पर जोर से गिरता है, लेकिन सुनहरे बालों वाला लड़का मुश्किल से हिलता है। वह बस वहां खड़ा है, एक अजीब तरह से डरावना माहौल बना रहा है। गोरा लड़का अपने साथियों के साथ चलने लगता है और पीछे के लोग आपस में फुसफुसाते हैं कि यह लड़का कितना डरावना दिखता है। अगले दृश्य में हम बाहर जाते हैं जहां हम त्यान से मिलते हैं। फिर से वह घोषणा करता है कि वह समूह छोड़ रहा है क्योंकि एक मित्र ने पहले ही उसे दूसरी टीम में आमंत्रित कर लिया है। इसके साथ ही वह चल पड़ता है। हमारा लड़का सोचने लगता है कि क्या रुऑक्सी के पास एक बैकअप योजना है, क्योंकि परीक्षा बिल्कुल नजदीक है और अब एक नया साथी खोजना लगभग असंभव। वह अपने दूसरे साथी लीजी को पुकारता है और पूछता है कि क्या उसे पता है कि त्यान ने टीम छोड़ दी है। लीजी एक और बम गिराता है। वह भी हमारे लड़के के साथ टीम नहीं बना सकता और क्यों वह छोड़ रहा है इस बारे में सवाल नहीं करने के लिए कहता है। अंत में हम रुक्सी से मिलते हैं जो उदास और निराश दिख रही है। यह स्पष्ट है कि वह क्यों परेशान है। उसकी टीम की संख्या कम हो गई है। जब वह हमारे लड़के को देखती है तो वह जल्दी से माफी मांगती है, लेकिन वह उसे तनाव न लेने के लिए कहता है। वह कहता है कि उसे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि वही कारण है कि सभी लोग जा रहे हैं। जाहिर है कुछ लोग उसे लक्ष्य बना रहे हैं, इसलिए उसके साथी समूह छोड़ गए हैं। वह फिर बताती है कि उसे नहीं पता कि उसने किसका अपमान किया है, लेकिन उसे यकीन है कि जो भी है उसके पास बहुत ताकत है, इसलिए उसे सावधान रहना चाहिए। वह सहमत होता है और वे अलग हो जाते हैं। उसके दिमाग में आगामी परीक्षा को लेकर कई विचार चल रहे हैं और वह समय पर भरोसेमंद साथियों को खोजने को लेकर तनाव में है। यहाँ तक कि उसका सबसे भरोसेमंद दोस्त रुऑक्सी भी अब उसके साथ टीम बनाना नहीं चाहता क्योंकि वह जो खतरा ला रहा है। जब वह दूर जा रहा होता है, गंजा शिक्षक उसे आवाज देता है। जब जो उससे मिलता है तो शिक्षक खुलासा करता है कि इंस्पेक्टर आंग सेना से हैं और उनका पूरा नाम आंग टियानजुओ है। वह पूछता है कि क्या जो उसे जानता है और हमारा लड़का पुष्टि करता है कि वह नहीं जानता। बूढ़े आदमी को यह अजीब लगता है क्योंकि अगर जो उसे नहीं जानता तो फिर ऐसी ऊंची रैंक का सैन्य अधिकारी गाइड सिटी में निरीक्षण के दौरान एक हाई स्कूल छात्र के नाम से आलोचना क्यों करेगा। हमारा लड़का फिर पूछता है कि यह आदमी वास्तव में कौन है, तो गंजा शिक्षक इसे समझाता है। पृथ्वी संघ 4 क्षेत्रों में विभाजित है, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। इंस्पेक्टर आंग युवा हैं लेकिन प्रसिद्ध परिवार से हैं। 20 से थोड़ा अधिक उम्र में वह पहले से ही पूर्वी क्षेत्र सेना में वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो उन्हें एक उल्लेखनीय व्यक्ति बनाता है। लड़का फिर पूछता है कि क्या इंस्पेक्टर आंग निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसे। शिक्षक कहते हैं कि वह निश्चित नहीं हो सकते, लेकिन आंग तियानजुओ ने उल्लेख किया कि हमारा लड़का अच्छा छात्र नहीं था और सभी ने उससे सहमति जताई, विशेषकर वे जो इंस्पेक्टर आंग को खुश करना चाहते थे। हमारा लड़का गुस्से में पूछता है कि क्या आंग जैसे वरिष्ठ अधिकारी को यह नहीं समझ आता कि उसके शब्द एक हाई स्कूल छात्र की जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। फिर वह पूछता है कि क्या आंग का संबंध अंजिंग से है, उस महिला से जिससे उसने 1 महीने पहले लड़ाई की थी। गंजा कहता है कि यह संभव है, लेकिन उन्हें जल्दबाजी में निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे लड़के के लिए एक टीम ढूंढना ताकि वह परीक्षा के लिए नामांकन कर सके। अंतिम तिथि परसों है, इसलिए समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसके साथ ही सिर्फ कोई साधारण छात्र नहीं हो सकते। बूढ़ा आदमी खुलासा करता है कि उनके स्कूल में एक छात्र है जिसका नाम ली शुआन है। अगर ये छात्र हमारे लड़के को अपनी टीम में शामिल कर लेता है तो गंजा आदमी मानता है कि कोई भी उसके लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करेगा। हालांकि एक शर्त है, हमारे लड़के को ली शुएन को अच्छा स्कोर दिलाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी होगी और ली शुएन को 4 टीमों में सबसे अधिक स्कोर प्राप्त करना होगा। सदस्यों, लड़का पूछता है क्या बूढ़ा आदमी यह इशारा कर रहा है कि उसे अपने पॉइंट्स इस नए व्यक्ति को देने चाहिए, जिस पर बूढ़ा आदमी सहमति जताता है, ये कहते हुए कि यही उसका मैच में भाग लेने का एकमात्र मौका है। लड़का शर्तों को मान लेता है और बूढ़े आदमी से कहता है कि ली शुआन से उसके लिए संपर्क करें। उस मुलाकात के बाद जो अपने पिता को कॉल करता है इंस्पेक्टर अंग तियानजुओ के बारे में पूछते हुए और क्या वे उन्हें जानते हैं। तभी उसके पिता एक सनसनीखेज खुलासा करते हैं, अंग तियानजुओ वास्तव में हमारे लड़के के भाई। ये खबर हमारे लड़के पर अप्रत्याशित बिजली की तरह गिरती है। उसके पिता बताते हैं कि तियानजुओ उसकी सौतेली माँ का बेटा है। एक बार उसके पिता उससे शादी कर लेते हैं तो तियानजुओ आधिकारिक रूप से उसका भाई बन जाएगा। और जैसे ये पर्याप्त नहीं था, उसके पिता यह भी बताते हैं कि हमारे लड़के की एक बहन है जिसका नाम एनजिंग है। अचानक हमारे लड़के को यह समझ में आ गया कि वह लड़की एनजिंग कहां से आई और पूरे के सामने उसे चुनौती दी। स्कूल, ये शायद सिर्फ उसकी बदनामी करने के लिए था।
वह जल्दी से अपने पिता से पूछता है कि क्या उन दोनों को वास्तव में उनका नया पिता पसंद है। इसके जवाब में पिता कहते हैं कि वे दोनों उसे बहुत सम्मान देते हैं। कॉल समाप्त करते हुए जो कि दिमाग में एक ही बात है कि ये भाई बहन उससे क्यों उलझ रहे हैं। वह सोचता है कि क्या वे उसके पिता और उनकी माँ की शादी को नापसंद करते हैं। वह सोचता है कि कैसे तियानजुओ ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, उसे परीक्षा में शामिल होने से रोकने की कोशिश की और अनजिंग ने उसे एक ही बार में हरा दिया, सिर्फ इसलिए कि वह उनके सामने खड़ा होने के लिए बहुत कमजोर है। फिर भी वह अपने गंदे बदबूदार अपार्टमेंट में वापस लौटता है और अपने गेम में डूब जाता है, ये सोचते हुए कि लेवल बढ़ाना इन समस्याओं का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका है। एक म्यूटेटेड चींटी को मारने के बाद उसे एक विशेष ड्रॉप मिलता है, एक सिम्बायोटिक अंडा, जो इसे देखकर उत्साहित हो जाता है क्योंकि वह जानता है कि किसी मृत स्तर के व्यक्ति के लिए एक सिम्बायोटिक पालतू पाना दुर्लभ है, क्योंकि अधिकांश लोगों को यह लीजेंडरी स्तर पर ही मिलता है। जैसे ही उसका रक्त अवतार अंडा पकड़ने की कोशिश करता है, यह दरारने लगता है और उसे ठीक छाती में लग जाता है। अचानक उसके दिमाग में एक आवाज गूंजती है, उसे मास्टर कहकर संबोधित करती है और वफादारी की प्रतिज्ञा करती है। यह भी कहती है कि वह उसके लिए मर जाएगी। उसके पूरे शरीर में तीव्र दर्द महसूस होता है और वह जल्दी से अपने बिस्तर पर पीछे हटकर बैठता है। उसके सिर में भयंकर दर्द हो रहा है, लेकिन फिर वह अपने हाथ पर एक नया टैटू देखता है और जब वह अपना मोबाइल फोन चेक करता है तो वह देखता है कि अब उसके पास एक पालतू जानवर है। इसे एक परिवर्तित विशाल शक्ति चिंटी के रूप में जाना जाता है। इस पालतू जानवर का उपयोग इसके सहजीवी स्वरूप में भी घूंसों के हथियार के रूप में किया जा सकता है। उत्सुकता से वह खिड़कियों को पर्दों से ढक देता है ताकि कुछ निजता मिल सके और अपने नए पालतू को बुलाने का निर्णय लेता है। हालांकि उसे पूरी तरह से यकीन नहीं है कि इसे कैसे करना है। वह अपने पालतू जानवर के बारे में सोचना शुरू करता है और जैसे ही वह ध्यान केंद्रित करता है, उसके हाथ में ऊर्जा इकट्ठा होने लगती है। उसके हाथ के ऊपर एक दस्ताने जैसी हथियार बनने लगती है। यह दस्ताना उसके पालतू की सहजीवी रूप है और यह उपयोगकर्ता की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कहा जाता है। फिर वह खुद उत्परिवर्तित विशालकाय शक्तिशाली चींटी को बुलाने का निर्णय लेता है। जैसे ही दस्ताना धुंध में बदलता है, लाल धुंध चींटी का रूप लेने लगती है। यह एक उग्र लेकिन आश्चर्यजनक रूप से प्यारा जीव बनकर प्रकट होता है। हमारा लड़का इसे देखकर कुछ डर जाता है और सच बताऊं, यह पालतू जानवर जितना मैंने सोचा था उससे काफी बड़ा है। किसी भी मामले में हमारा लड़का तय करता है कि वह इसे फिर कभी चलाने की कोशिश करेगा, शायद जब वह बाहर होगा। अगला दिन आता है और हम देखते हैं कि गंजे शिक्षक हमारे लड़के को ली शुआन से मिलने ले जा रहे हैं। बूढ़ा आदमी बताता है कि ली शुआन थोड़ा दिखावा करने वाला है, लेकिन उसे भरोसा देता है कि वह बुरा आदमी नहीं है। चूंकि वे केवल परीक्षण के लिए उसके साथ काम कर रहे हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। उनकी गाड़ी राजमार्ग पर तेजी से चलती है। अंत में एक जगह पर पहुंच जाती है जिसे द ऑनरेबल रॉयल हेल्थ क्लब कहा जाता है। अंदर एक नौकरानी बुजुर्ग आदमी का स्वागत करती है जो उससे कहता है कि वे ली परिवार के दूसरे बेटे की तलाश में है। यह सुनकर नौकरानी जल्दी से उन्हें अंदर का रास्ता दिखाती है। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, यह स्पष्ट हो जाता है कि ली शुआन के बारे में बुजुर्ग आदमी मजाक नहीं कर रहा था। दिखावेबाज। ये जगह भव्य है और जिस व्यक्ति की बात हो रही है वह लड़कियों के झुंड से घिरा है, एक हिप हॉप रैपर की तरह जो सोचता है कि कुछ लाख डॉलर कमाने के बाद वह दुनिया के शीर्ष पर है। जुआन जल्दी से गंजे को एक जगह बैठने और पीने के लिए कहता है, लेकिन बूढ़ा आदमी मना कर देता है और सीधे बात वह तुरंत हमारे लड़के का परिचय कराता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह बच्चा बहुत सक्षम है और आसानी से उसे परीक्षा में अच्छा स्कोर प्राप्त करने में मदद कर सकता है। शुआन बूढ़े व्यक्ति की बात को टाल देता है, कहते हुए कि वह बार्ली पर भरोसा करता है और उसकी खातिर हमारे लड़के को अपनी टीम में ले लेगा। साथ यह तय होने के बाद बूढ़ा आदमी जाने का फैसला करता है, उन्हें टेस्ट की जानकारी पर चर्चा करने के लिए कहता है। जाने से पहले बूढ़ा आदमी हमारे लड़के की ओर मुड़ता है और उसे बताता है कि वह ली जुआन और उसकी टीम से परिचित हो जाए क्योंकि टेस्ट बहुत करीब है। इसके साथ ही बूढ़ा आदमी चला जाता है और जुआन जो की तरफ मुड़ता है, यह दावा करते हुए कि उसने उसके बारे में सुना है और वह जाहिर तौर पर क्विडा हाई स्कूल का सबसे अच्छा प्रतिभाशाली छात्र है। हमारा लड़का इसे अफवाह मानकर टाल देता है और उसे गंभीरता से न लेने के लिए कहता है। ली जुआन सहमत होता है और यह इंगित करता है कि इस तरह के छोटे प्रांत में प्रतिभाशाली लोग होना नामुमकिन है। फिर वह हमारे लड़के को याद दिलाता है कि अगर वह जीनियस होता तो वह एनजिंग से एक ही चाल में नहीं हारता। फिर वह जो को बताता है कि उसे किसी टीम वर्क में भाग लेने की जरूरत नहीं है, प्रशिक्षण, उसे बस आदेशों का पालन करना है और कोई परेशानी नहीं करनी है। फिर वह जो को एक चुनौती देता है, यदि वह एक ही बार में पूरी शराब की बोतल खत्म कर सकता है तो वह जो को क्लब से किसी भी लड़की को चुनने देगा। जो अपने मोबाइल को देखता रहता है, मुश्किल से ऊपर देखता है और कहता है कि वह नहीं पीता। ऐसा लगता है कि यह प्ले बॉय जो कि रवैये से बहुत खुश नहीं है और सोचने लगता है कि क्या बाल्डी जिसने उससे इस नालायक आदमी को संभालने की विनती की थी जो वर्थ नहीं है, जो के साथ मस्ती करने के लिए ली जुआन लड़कियों में से एक से कहता है कि वह हमारे लड़के का मनोरंजन करे। लड़की जुआन को शरारती लड़का कहती है उसकी शरारतों के लिए। फिर जो के इर्द गिर्द घूमने लगती है। वह अपनी बड़ी खूबियों और कुछ हद तक साधारण दिखने के साथ उसकी ध्यान खींचने की कोशिश करती है, लेकिन जो अपनी नजरें अपने डिवाइस से नहीं हटाता। जैसे ही वह शारीरिक होती है और उसे छूने की कोशिश करती है, यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारा लड़का इस चांदी के पंखों वाली मच्छर से निपटने में बहुत व्यस्त है। दानव। वो ध्यान केंद्रित करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन वह महिला लगातार परेशान कर रही है और अब उसकी जिलजिलाहट उसे तंग करने लगी है। जैसे ही वह उसे परेशान करती है और उसे अपनी ओर देखने के लिए मजबूर करती है, उसका गेम अवतार मुसीबत में पड़ जाता है। जैसे ही वह खेल में हारने वाला होता है, वह उस परेशान करने वाली महिला को एक सच्चे गीगाचर की तरह फेंक देता है और जल्दी से अपने अवतार को खतरे से बाहर निकाल लेता है। प्ले बॉय लगभग अपने पेय में दम घोंट लेते हैं, इस बात से हैरान कि हमारे लड़के ने सचमुच अपने खेल को बचाने के लिए उस महिला को एक तरफ फेंक दिया। ये सब देखकर सब हंसने लगते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे लड़के ने आखिरकार अपना गेम खो दिया है और इसके बारे में बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। दूसरी ओर ऐसा लगता है कि जुआन को हमारे लड़के में दिलचस्पी होने लगी है। रात होते होते कमरा खाली बोतलों और शॉट ग्लासेस से भर गया है। ली जुआन अपनी लड़की के साथ बिस्तर में गहरी नींद में है,
लेकिन करीब से देखने पर लगता है कि वह अभी भी जाग रहा है। इस बीच जो अब भी अपने गेम में बहुत डूबा हुआ है, सिल्वर विंग्ड मच्छर को हराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। अपने प्रयासों के बावजूद वह लगातार उस परेशान करने वाले बग से हार रहा है और उसका अवतार लगातार राक्षस के हाथों अपना सिर गंवा रहा है। पूरी रात खेलने के बाद उसके सभी प्रयास विफल हो गए हैं। मच्छर अभी तक लेजेंडरी स्तर पर नहीं है, इसलिए उसे हराना संभव होना चाहिए। जो सोचता है कि अगर वह रैंक 9 पावर पंच लगा सकता है तो वह वास्तव में उसे चोट पहुंचा सकता है, लेकिन क्योंकि पंच को लगाने में बहुत समय लगता है, वह सोच रहा है कि क्या वह इसे किसी तेज गति की चाल के साथ मिला सकता है। चूंकि उसके गेम का किरदार उस पर आधारित है, जो सोचता है कि अगर वह अपनी वास्तविक जीवन की पावर पंच को सुधारता है तो गेम किरदार उन सुधारों के साथ तालमेल बिठाएगा। वह अपनी पंच का अभ्यास शुरू करता है, यह उम्मीद करते हुए कि इससे उसके गेम में प्रदर्शन में सुधार होगा। जब जो श्रेनो ली शुआन उस पर एक जिज्ञासु नजर डालते हैं, उसकी अनथक समर्पण से प्रभावित होते हैं। उसे हमारे लड़के के अभ्यास के बारे में कोई जानकारी नहीं है और वह 1 इंच पंच की बात उसे बेमानी लगती है। वह उसे अनदेखा कर देता है, सोचता है कि शायद उसके पास कुछ विशेष कौशल है, लेकिन उसकी चालों में कोई खास बात नजर नहीं आने के कारण वह वापस जाने का फैसला करता है। नींद। कॉलेज प्रवेश परीक्षा अंततः आती है और हमारा लड़का मेहनत से अपना उत्तर पत्र भरता है और हम देखते हैं कि ली जुआन भी परीक्षा दे रहा है। परीक्षा खत्म होने के बाद जब सभी बाहर निकलते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि यह एक काफी कठिन परीक्षा थी, क्योंकि सभी काफी निराश दिखाई दे रहे हैं। कुछ दिनों बाद छात्रों से भरी एक बस हाईवे पर दौड़ती है जो प्राचीन ग्वाड़ा सिटी की ओर जा रही है। दशकों पहले जब आयामीय तूफान आया तो शहर में एक आयामीय दरार खुल गई, जिससे यह विभिन्न प्रकार के उत्परिवर्तित जानवरों और पौधों का क्षेत्र बन गया। शहर में सेना तैनात है और बिना अनुमति के किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं है, और असली लड़ाई की परीक्षा इस खौफनाक बदली हुई शहर में शुरू होने वाली है। जब बस रुकती है और छात्र बाहर निकलते हैं तो जो एक बहुत सारे सैनिकों को सब कुछ नजदीक से देखते हुए नोटिस करता है। जब वह अपनी टीम के सदस्यों का इंतजार कर रहा होता है तो वह चारों ओर देखता है और एक बड़ा बोर्ड पड़ता है जिस पर लिखा है गाइडा प्रांत। बिल्कुल संकेत के पास दीवार में एक छोटा हथेली जैसा प्रतीक चिन्ह है जो उसकी जिज्ञासा को बढ़ाता है। अचानक उसका फोन बजता है। उसे लगभग यकीन है कि यह उसके पिता का फोन है, इसलिए वह अपना फोन निकालता है। उसकी हैरानी के लिए यह रहस्यमय फोन है जिसे वह खेल खेलने के लिए उपयोग करता है। इस फोन ने पहले कभी कॉल नहीं किया या प्राप्त नहीं किया और यह कभी वाइब्रेट भी नहीं हुआ, इसलिए यह अजीब है कि अब यह बज रहा है। जो और भी आश्चर्यजनक है वह यह कि एक कैमरा ऐप सक्रिय है। वह ऐप खोलता है लेकिन यह नहीं जानता कि इसके साथ क्या करना है। सोचते हुए कि उसे सेल्फी लेनी चाहिए, उसने अपने सामने की खूबसूरत पृष्ठभूमि की तस्वीरें लेने का निर्णय लिया। रहस्यमय फोन का कैमरा ठीक से काम नहीं कर रहा है और जैसे ही वह इसे सही करने की कोशिश करता है वह गलती से इसे गिदा प्रांत के चिन्ह के पास वाले हथेली जैसे प्रतीक की ओर कर देता है। फोन तुरंत उस प्रतीक को पहचान लेता है और जब वह फोटो खींचता है तो स्क्रीन पर एक नया ऐप दिखाई देता है। लगता है कि यह गेम में कालकोठरी में प्रवेश करने के लिए एक ऐप है। चूंकि वह अभी फ्री है इसलिए उसने इसे आजमाने का फैसला किया और थोड़ा खून गिराने के बाद उसका गेम अवतार प्रकट होता है और वह खुद को गेम में गाइडा शहर जैसा दिखने वाले क्षेत्र में पाता है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है वह दूसरे ब्रह्मांड की एक प्राणी को देखता है, एक प्यारा कंकाल सैनिक। छोटा योद्धा उस पर बड़े हथियार के साथ हमला करता है और हमारे लड़के के लिए यह एक अप्रत्याशित लड़ाई है जो उसकी कमजोर हमलों को आसानी से चकमा देता है और उसे जरा भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। कंकाल न तो तेज है और न ही मजबूत, जो कि उन चींटियों की तुलना में आसान है जिससे वह आमतौर पर निपटता है। उसके साथ उसका अवतार फिर अपनी मुट्ठी बांधता है और अपनी विनाशकारी शक्ति से उस बेचारे झोंबी को टुकड़े टुकड़े कर देता है। घूंसा। कंकाल का क्रिस्टल तेजी से गिरता है और जो को खुशी होती है जब वह अपने पहले ही प्रयास में एक कौशल क्रिस्टल पाता है। मार डालो। वह अवशोषण बटन को दबाता है और क्रिस्टल की शक्ति उसमें प्रवाहित होने लगती है। यह उतना दर्दनाक नहीं है जितना उसने सोचा था। उसके पिछले कौशल अवशोषण के अनुभवों की तुलना में यह बहुत ही सहज था। सिस्टम तब प्रकट होता है और घोषणा करता है कि उसने एक क्यूई खपत के साथ स्केलेटन पाम कौशल प्राप्त कर लिया है। लगता है कि जो ने एक ठोस शुरुआत की है, पर वह ज्यादा उत्साहित नहीं दिखता, क्योंकि उसे याद है कि कंकाल सैनिक ज्यादातर निम्न स्तर के होते हैं और उनकी कौशल बुनियादी होते हैं जो न्यूनतम क्यूई का उपयोग करते हैं। फिर भी वह आगे बढ़ने का फैसला करता है और देखना चाहता है कि उसका नया कौशल वास्तव में क्या कर सकता है। वह तेजी से अपनी परिवर्तित विशाल शक्ति चींटी को प्रकाश की एक चमक के साथ बुलाता है और उसकी पीठ पर कूद जाता है। प्राचीन शहर के माध्यम से चींटी दौड़ती है। इसकी गति प्रभावशाली है क्योंकि यह एक क्षेत्र में गहराई तक प्रवेश करती है और थोड़ी देर बाद वह अधिक कंकालों का सामना करता है। ज़ॉम्बी। वह उन्हें आसानी से काटता है जैसे वे साधारण अभ्यास डमी हों। उसे यकीन है कि प्रत्येक हत्या से अधिक और अधिक क्रिस्टल, इसलिए वह शिकार का रोमांच का आनंद ले रहा है। कुछ समय बाद हमारे लड़के का उत्साह घटने लगता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसने ढेर सारे कंकाल सैनिकों को मार गिराया है, फिर भी उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। जब वह कालकोठरी में और आगे बढ़ता है तो उसे कुछ अप्रत्याशित मिलता है। कई छोटे कंकाल झोंबी अंतिम बॉस की रक्षा कर रहे हैं जो एक बहुत बड़े कंकाल के ऊपर बैठा है। घोड़े। कंकाल योद्धा बिना समय गंवाए अद्भुत गति से आगे बढ़ता है और जो के अवतार को बुरी तरह वार करता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। तुरंत जब खेल समाप्त होता है वह साइनबोर्ड के पास के प्रतीक की ओर देखता है और उसे यकीन हो जाता है कि उस दरवाजे के परे गाइडा प्रांत में और भी कई रहस्य छिपे हैं। अचानक कोई उसके पीछे दिखाई देता है। जैसे ही वह मुड़ता है वह अपनी सौतेली बहन को देखता है जो हमेशा की तरह उसे देखकर विशेष रूप से खुश नहीं लगती। थोड़ी देर बाद हम जो को एक पेन ड्राइव पकड़े हुए देखते हैं और हमें नहीं पता कि उसे यह छोटी चीज कैसे मिली। वह चीज दृश्य फिर पीछे लौटता है जब उसकी सौतेली बहन ने उस पर मुक्का मारा था
उसके चेहरे के ठीक सामने रोकते हुए। उसने उससे कहा कि उनके पिता ने उसे कुछ देने के लिए कहा था और जल्दी से उसे पेन ड्राइव पकड़ा दी। जाते जाते वह जोर से सोचती है कि कैसे उनके पिता अपनी मेहनत किसी जो जैसे व्यक्ति पर बर्बाद कर रहे हैं, उसे हारा हुआ कहकर, और कहते हैं कि वह कभी भी आंग परिवार का सच्चा सदस्य नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसके परिवार में कोई भी उतना बेकार और कमजोर नहीं है जितना कि वह है। हमारा लड़का इस बात से थोड़ा उलझन में है कि वह कब उसके परिवार का सदस्य बन गया। जैसे ही वह विचारों में खोया होता है, उसे अनुज से एक कॉल सुनाई देता है। जैसे ही वह मुड़ता है, वह देखता है कि अनुज आखिरकार दूसरे 2 टीम सदस्यों के साथ आ रहा है। मेरा लड़का इतना साधारण कपड़े पहने हैं कि ऐसा लगता है मानो वह किसी बीच पार्टी के लिए आया हो, न कि किसी गंभीर परीक्षा के लिए। फिर वह प्ले बॉय जो के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि चिंता मत करो, उसके गुंडे सब संभाल लेंगे। दोनों चमचों ने जल्दी से सहमति जताई, जिनमें से एक ने तो यह तक घमंड किया कि वह अकेले ही अपने बॉस के लिए गुइडा प्रांत को गिरा सकता है। जुआन अपने चमचे से ज्यादा प्रभावित नहीं लगता, जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास। दूसरा, जो काली टोपी पहन रहा है, आगे बढ़ता है और वादा करता है कि वे अपनी पूरी कोशिश करेंगे और कुछ भी गलत नहीं होगा। यह देखकर जो जल्दी से समझ जाता है कि शुआन जानबूझकर खुद को और हमारे लड़के को कार्रवाई से बाहर रख रहा है, इन दोनों गुंडों को प्यादों के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। परीक्षा का समय आखिरकार आ जाता है और एक सैनिक सभी को निगरानीकर्ता के पास रिपोर्ट करने के लिए कहता है। तभी हमें रुऑक्सी दिखाई देती है और हमारा लड़का भी उसे देख लेता है। वह एक सुखद मुस्कान देता है और उसे अंगूठा दिखाता है, जिससे वह थोड़ी राहत महसूस करती है, यह देखकर कि जो आखिरकार एक टीम में शामिल हो गया है। शहर के द्वार खुलने लगते हैं, जो एक उज्ज्वल नीली ऊर्जा छोड़ते हैं, जो किसी प्रकार का पोर्टल बनाती है। चश्मा पहनने वाला एक आदमी, शायद परीक्षक, आगे आता है और नियमों की व्याख्या करता है। अंक उन कंकाल सैनिकों को मारकर इकट्ठा किए गए क्रिस्टल की संख्या के आधार पर गणना की जाएगी और क्रिस्टल की संख्या उनके रैंकिंग को भी निर्धारित करेगी। इसके साथ ही वह सभी से आगे बढ़ने और गेट में प्रवेश करने के लिए कहता है। जो आत्मविश्वास के साथ पोर्टल की ओर चलता है और जैसे ही वह अंदर जाता है, वह खुद को दूसरी तरफ अन्य छात्रों के साथ पाता है, जो आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। कंकाल राक्षस उभरने लगते हैं और छात्र उन पर ऐसे झपट पड़ते हैं जैसे वह वॉलमार्ट में टॉयलेट पेपर का आखिरी रोल हो। बिक्री। कंकाल आगे बढ़ते हैं, उनकी हड्डियां मजेदार खड़खड़ाहट की आवाज करती हैं। काले टोपी वाला व्यक्ति एक ही झटके में एक कंकाल को गिरा देता है, इसकी गर्दन के माध्यम से ऐसे काटता है जैसे यह मक्खन से बना हो। इस बीच आत्मविश्वास से भरे लड़के ने एक और कंकाल का हाथ पकड़ा और उसे घुटने से जोरदार मारा, जिससे वो हड्डियों के टुकड़ों में बदल गया। खैर, ऐसा लगता है हमारे लड़के को किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग वास्तव में एक ताकतवर टीम है। वह खुश है कि इससे उसे अपने फोन पर कुछ चेक करने का सही बहाना मिल गया है, जिसका उसे काफी समय से जिज्ञासा थी। जुआन, हालांकि, सुपर उलझन में है। वह जो को उसके फोन पर खेलते हुए देख रहा है और यह सोचने लगता है कि क्या यह लड़का वास्तव में एक प्रतिभाशाली है या यह बस सब हवाई बातें हैं। इस बीच जो पुष्टि करने की कोशिश कर रहा था, उसकी धारणा बिल्कुल सही साबित हुई। लगता है वह केवल सिटी गेट ही नहीं, बल्कि खेल के लेआउट को देख रहा था। यहां तक कि इमारतों का लेआउट भी खेल के डंगोनन के समान है। इससे वह जानने के लिए उत्सुक हो जाता है कि क्या हर डंगोनन वास्तव में खेल के अंदर किसी असली जगह पर आधारित है। जैसे ही उसे यह एहसास होता है, उसका चेहरा सफेद हो जाता है, जैसे कि वह अभी शर्मिंदा होने वाला है। अगर यह वास्तविक दुनिया की सेटिंग वास्तव में खेल जैसी है, तो स्केलेटन नाइट भी मौजूद होना चाहिए। लेकिन शुक्र है कि उसने जिस क्षेत्र का खेल में पता लगाया, उसके अनुसार वे अभी भी कंकाल नाइट से काफी दूर हैं। जब तक वे परीक्षण क्षेत्र में रहते हैं, उन्हें उस विकरालता का फिर से सामना नहीं करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद हमारा समूह एकत्रित होता है और शहर में गहराई तक जाने की योजना बनाने लगता है। लेकिन हमारा लड़का आगे बढ़ने में झिझक रहा है और हम पहले ही उसकी झिझक का कारण जानते हैं। गुर्गे बहस करते हैं कि शहर के इस हिस्से में ज्यादातर कंकाल सैनिकों को साफ कर दिया गया है और नए सैनिकों के उभरने की दर धीमी हो गई है। अगर वे उच्च स्कोर पाना चाहते हैं, तो उनके पास आगे अन्वेषण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जो उन्हें यह समझाने की कोशिश करता है कि परीक्षण क्षेत्र से बाहर जाना वास्तव में जोखिम भरा हो सकता है। लेकिन चुआन बस कंधे उचकाकर कहता है कि अगर हमारा लड़का डरता है, तो वह पीछे रह सकता है। गुर्गे भी सहमति जताते हैं, कहते हैं कि आगे बढ़ना ही उनके लिए बड़े स्कोर का एकमात्र तरीका है। इसलिए शुआन जो को उनके साथ रहने के लिए कहता है और वादा करता है कि अगर चीजें कठिन भी हो जाएं, तब भी उसके सहयोगी उसका साथ देंगे। लगता है कि जो थोड़ी परेशानी में है, क्योंकि वह उस बड़े खतरनाक राक्षस के बारे में कुछ नहीं बता सकता जो कोने में इंतजार कर रहा है, तो वह अपना फोन रख देता है और फिलहाल टीम के साथ रहने का निर्णय लेता है। वह खेल में उस स्केलेटन नाइट से लड़ने के बारे में भी सोच रहा है, ताकि उसे हराने की रणनीति जान सके। यह सुनिश्चित करने का यही उसका एकमात्र तरीका है कि वह और ली शुआन इस मुसीबत से सुरक्षित बाहर निकल सकें। जब दोनों चापलूस आगे बढ़ते हैं, तो वे अपनी चमकदार शक्तियों के साथ चारों ओर कंकालों को मार रहे हैं। इस बीच जो और शुआन बस धीरे धीरे चल रहे हैं, जो पूरी तरह से अपने में मग्न है। खेल, वह बार बार उस परेशानी वाला कंकाल राजा से हार रहा है। एक और हार के बाद जो इस कठोर वास्तविकता का सामना करता है कि बचना या कूदना मदद नहीं करता, क्योंकि उस नाइट की तलवार हमेशा निशाने पर लगती है और वह सिल्वर विंग्ड से कहीं ज्यादा डरावनी है। मच्छर। लेकिन फिर उसे याद आता है कि कंकाल राजा हमेशा बहुत फुर्तीला नहीं होता है और ये केवल तब तेज होता है जब वो उस पर हमला कर रहा होता है। वह काफी यकीन है कि राक्षस को यह उच्च गति चाल करने के लिए अच्छी फाइटिंग स्किल का उपयोग कर रहा होगा। वह यह नहीं जानता कि इसका सामना कैसे करना है, और अगर यह ऐसा ही जारी रहता है तो वे सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन अचानक उसे कुछ दिलचस्प नजर आता है। मरे हुए राक्षस ने एक बड़ा आयामी क्रिस्टल गिराया है। एक चेला जल्दी से क्रिस्टल उठाता है और अपने मालिक को दिखाने के लिए दौड़ता है। चेला क्रिस्टल मालिक को सौंप देता है और हमारा लड़का शुआन को याद दिलाता है कि उन्होंने पर्याप्त अंक एकत्रित कर लिए हैं और अब उन्हें जल्दी से निकलना चाहिए। हालांकि नौकर असहमत है,
कहते हैं कि जल्दी करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि परीक्षा खत्म होने में अभी भी काफी समय है। काले टोपी वाला आदमी सहमत होता है, जोड़ते हुए कि उन्हें अतिरिक्त अंक जुटाने चाहिए ताकि वे सबसे ऊपर आ सकें। प्लेबॉय अपना फोन चेक करता है और नोट करता है कि आसपास पौराणिक स्तर के प्राणियों की कोई रिपोर्ट नहीं है, इसलिए आगे जाना सुरक्षित होना चाहिए। लेकिन हमारा लड़का उसका हाथ पकड़ता है और पूछता है कि क्या वह प्रवृत्तियों पर विश्वास करता है। जुआन भ्रमित होकर उसकी ओर देखता है और पूछता है कि वह किस बारे में बात कर रहा है। जो बताते हैं कि जब भी खतरा पास होता है उन्हें हमेशा बहुत बुरा एहसास होता है और यह कभी गलत नहीं हुआ है। अभी उन्हें आने वाले खतरे के बारे में अत्यधिक बेचैनी हो रही है। बेशक गुंडों में से एक, जो कि चेतावनी को गंभीरता से नहीं लेता, वह उस पर गुस्सा होता है और उसे याद दिलाता है कि उसे खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए कि उसे उसके मालिक द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और उसे सिर्फ किसी अजीब आंतरिक भावना के कारण सभी को नीचे नहीं खींचना चाहिए। जो पलटकर जवाब देता है, ये बताते हुए कि गाइडा प्रांत एक छोटा सा स्थान है और कोई छात्र परीक्षण क्षेत्र से बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता। इसके अलावा उन्होंने पहले ही इतने अंक कमा लिए हैं कि जब तक वे परीक्षण क्षेत्र में शिकार करते रहेंगे उनकी बढ़त बनी रहेगी, इसलिए अज्ञात क्षेत्र में जाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा लगता है कि जो के शब्दों ने जुआन को प्रभावित किया उसे मानने के लिए मजबूर कर दिया कि हमारे लड़के की बात में दम है। लेकिन अचानक काले टोपी वाला व्यक्ति एक तेज खंजर निकालता है और उसे जुआन की पीठ में घोंप देता है। इस डरपोक हमले के बाद यह बदमाश एक बिल्ली की तरह मुस्कुराता है जो अभी चूहे को पकड़ चुका हो, अपनी छोटी सी धोखाधड़ी का आनंद लेते हुए। गोरे बालों वाला नौकर अपने मालिक को बचाने के लिए कदम बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी काले टोपी वाले आदमी द्वारा नीचे गिरा दिया जाता है। डरावनी नजरों से काले टोपी वाला आदमी अपने गिरे हुए साथियों से कहता है कि वो सिर्फ कुत्तों की तरह मर जाएं। प्लेबॉय मानता है कि उसने ऐसा होते देखा ही नहीं था और एक पल में उसका घाव पूरी तरह से ठीक हो जाता है और वह धोखेबाज काले टोपी वाले आदमी को देखता है, पूछते हुए कि क्या उसे उसके भाई ने भेजा था। काला टोपी वाला आश्चर्यचकित होता है कि जुआन जैसा प्लेबॉय अमर संविधान नामक छी मंत्र जानता है। यहाँ इस छी मंत्र की व्याख्या है, आप देखेंगे। छी मंत्र कुंजी लड़ाई कौशल या आयामी क्रिस्टल से अलग हैं। ये विशेष तकनीकें हैं जिन्हें मनुष्यों ने बनाया है, जिनकी अपनी सीमाएं होती हैं। अजेय संविधान उन दुर्लभ मंत्रों में से एक है जो किसी व्यक्ति के अधिकतम स्तर को सीधे महाकाव्य स्तर तक बढ़ा सकता है। हालांकि कहा जाता है कि केवल कुंवारे ही इस मंत्र का अभ्यास कर सकते हैं और एक बार जब वे अपनी कौमार्य खो देते हैं तो उन्हें फिर से शुरू करना पड़ता है। एक, हमारा लड़का जुआन द्वारा इस मंत्र का अभ्यास करने को लेकर संदेह में है, ये देखते हुए कि वह हमेशा आड़ू जैसे गालों से घिरा रहता है। मारना, जमीन पर पड़ा गुर्गा बोलता है और निराश होता है कि उसके दोस्त ने जुआन के खिलाफ ली मोबाई की मदद की। हमारा प्लेबॉय भी अपनी निराशा व्यक्त करता है, कहता है कि वह कभी अपने भाई के साथ ताकत के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहता था, इसलिए वह समझ नहीं पा रहा है कि उसका भाई उसे क्यों चाहता है। मर जाए, काले टोपी वाले व्यक्ति ने चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा कि जुआन को खुद को ही दोष देना चाहिए उस किस्मत के लिए जिसका वह सामना करने वाला है। इसके साथ काले टोपी वाले व्यक्ति ने अपनी खंजर में ऊर्जा इकट्ठा करना शुरू किया और हमारे प्लेबॉय पर हरी ऊर्जा की एक धार फेंकी। हालांकि वह व्यक्ति इस हमले से इस तरह किनारे हटता है कि यह लगभग अविश्वसनीय। जब हमारे लड़के और दूसरे चापलूस ने विस्फोटक सफेद सांप को देखा तो वे हक्के बक्के रह गए। यह स्पष्ट हो जाता है कि काले टोपी वाला आदमी साधारण प्रतिद्वंद्वी नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जो इस तरह के एक पौराणिक स्तर के जीव को बुला सके। इस बीच जुआन ऐसे खड़ा है जैसे उसे कोई परवाह नहीं। वह अनायास ही समझाता है कि यदि कोई व्यक्ति उस स्तर पर भारी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो तो प्राणी के सहजीवी अंडे को स्थानांतरित करके पौराणिक स्तर के पालतू पशु को हैच किया जा सकता है। दुबला पतला गद्दार उस सभी जानकारी से प्रभावित दिखता है जो हमारा प्लेबॉय बता रहा है, लेकिन वह जल्दी से तैयार हो जाता है और खंजर के साथ जुआन पर झपट पड़ता है। हालांकि जुआन बिना किसी परेशानी के अपने नंगे हाथों से ही खंजर पकड़ लेता है। काले टोपी वाले आदमी का मुंह खुला का खुला रह जाता है क्योंकि वह इस स्तर की बहादुरी के लिए तैयार नहीं था। हमारे प्लेबॉय का शांत चेहरा एक गहरी कल्पना से लिया हुआ कुछ बन जाता है। सिर्फ एक साधारण झटके से वह जबरदस्त ऊर्जा का विस्फोट करता है जिससे दुबला पतला आदमी जमीन पर फिसलता चला जाता है। अब यह स्पष्ट है कि जुआन सिर्फ खूबसूरत चेहरा नहीं है, वह अपनी लेजेंडरी स्तर की जीव के साथ कोई साधारण इंसान नहीं है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, काले ऊर्जा के साथ चमकते हुए और एक डार्क सोल्स गेम से बाहर निकले हुए जैसा दिखता है। मंच एक महाकाव्यात्मक मुकाबले के लिए तैयार है। उसके डरावने माहौल से काले टोपी वाला घबरा जाता है और जल्दी से पीछे हटने लगता है जैसे उसकी जान पर बनाई हो, जो कि कुछ हद तक सही भी है। लेकिन जुआन उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाला है। वह आगे कूदता है और उस आदमी का पीछा करने लगता है। इस बीच जो भी कोशिश कर रहा है कि बने रहे, लेकिन वे बहुत तेज हैं और अंततः वह उन्हें देख नहीं पाता। पीछे वाला सहकर्मी जो उसे कहता है कि वह पीछा करता रहे क्योंकि उसे किसी भी हालत में जुआन की मदद करनी है, जो जवाब देता है, हाँ तुम आगे बढ़ो, मैं आ जाता हूँ। गोरा चेला गुस्सा हो जाता है, जो को कायर कहता है और आगे बढ़ते हुए उसकी तलाश करता रहता है। बॉस, जो जानता है कि भले ही वह उनका पीछा करता, वो ज्यादा मददगार नहीं होगा। जुआन और जियांग हो दोनों के पास लेजेंडरी लेवल जीव है जो उसके पास बिल्कुल नहीं है। अभी उसकी मुख्य चिंता स्केलेटन नाइट है और उसे पूरा यकीन है कि अगर वे उस राक्षस से टकराते हैं तो यह खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए ली जुआन की मदद करने का एकमात्र तरीका है इस कंकाल योद्धा को संभालना, जो फिर से अपने अंगूठे को चुटकी मारता है, थोड़ा खून गिराता है और उसका अवतार आखिरकार वापस आ जाता है। वह इस योद्धा का सामना करने और असल जीवन में इससे निपटने का तरीका खोज निकालने के लिए दृढ़ संकल्प है। कंकाल योद्धा तेजी से अपने घोड़े पर उसकी ओर चार्ज करना शुरू करता है और तभी जो को एहसास होता है कि भागना बेकार है। एक बार जब वह योद्धा चार्ज करना शुरू करता है, इसे चकमा देना लगभग असंभव होता है। हमला, इसलिए वह तेजी से आगे कूदता है, इस खाली सिर वाले राक्षस को चौंका देता है।
शूरवीर गुस्से में लगता है और अपनी भाले जैसी हथियार को इधर उधर फेंकने लगता है, जो को मारने की कोशिश करता है। लेकिन हमारा आदमी बगुले की तरह खड़ा नहीं है, वह चलता रहता है, जबकि घोड़े पर बैठे शूरवीर के चारों ओर दौड़ते हुए जो उसे मारने की कोशिश कर रहा है। जैसे जैसे कार्रवाई तेज होती जाती है, जो बाएं दाएं बचते रहता है, तभी कंकाल शूरवीर अपना त्रुप का पत्ता खेलता है और अवतार की छाती पर एक जोरदार वार करता है। उसे चोट इसलिए लगी क्योंकि वह पास के शोर में विचलित हो गया और उसे पूरा यकीन है कि जुआन का सामना आखिरकार कंकाल राजा से हो गया है। वह अपना फोन वापस अपनी जेब में रखता है और शूरवीर के साथ अपने पिछले अनुभव को याद करता है। उसे याद है कि पिछले गेम में कंकाल शूरवीर शक्तिशाली था, लेकिन उसके कंकाल घोड़े के पास एक ऐसा स्थान था जहां हमला किया जा सकता था। जब तक वे इसका पूरा फायदा उठाते रहेंगे, वे जिंदा बाहर निकलेंगे, इसमें कोई शक नहीं। जब वह रास्ते में आगे बढ़ता है तो उसे मलबा दिखता है, जो इस बात का साफ इशारा है कि लड़ाके आसपास ही होंगे। थोड़ी चलने के बाद वह आखिरकार उन्हें ढूंढ लेता है। वह जल्दी से उनके पास पहुंचता है और अपने दोस्तों से पूछता है कि क्या वे ठीक हैं। बख्तरबंद प्लेबॉय जवाब देता है कि कहना कि वे ठीक हैं एक बढ़ा चढ़ाकर कहा गया होगा, क्योंकि यह कंकाल राक्षस एक बिल्कुल अलग स्तर पर है। जो कंकाल नाइट को सामने देखकर पूरी तरह से भयभीत है, ये गेम में देखे गए से कहीं ज्यादा डरावना दिखता है। वह यह भी देखता है कि काला टोपी वाला कंकाल योद्धा के पीछे खड़ा है। वह यह देखकर स्तब्ध है कि कंकाल काले टोपी वाले पर हमला नहीं कर रहा है। लेकिन फिर वह ध्यान देता है कि काले टोपी वाला व्यक्ति जो कवच पहन रहा है, शायद यही कारण है कि कंकाल योद्धा उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर रहा है। वैसे ये काले टोपी वाला व्यक्ति जियांग हाओ है, और जो को यह वास्तव में चिंतित करता है कि जुआन का भाई कितना अमीर होना चाहिए कि वह इस काले टोपी वाले व्यक्ति को इतनी सारी पौराणिक स्तर की प्राणियों से लैस कर सके। शूरवीर जल्दी से हमारे दल को खतरे के रूप में पहचानता है और अपने घोड़े पर उन पर आक्रमण करने लगता है, लेकिन प्लेबॉय कूदकर उन्हें पीछे हटने के लिए कहता है और कंकाल से पहले तेजी से अपनी ढाल उठा लेता है। जब उनके हमले टकराते हैं तो शक्ति का एक विस्फोट होता है जो इतनी तीव्र झटके उत्पन्न करता है कि जो के बगल में खड़ा व्यक्ति मच्छर की तरह फेंका जाता है और जमीन पर जोरदार आवाज के साथ गिरता है। वह जोर से खांसने लगता है, लेकिन जिद करता है कि वह ठीक है, बावजूद इसके कि उसे स्पष्ट दर्द हो रहा है। जब धूल बैठ जाती है, हम देखते हैं कि कंकाल राजा और प्लेबॉय एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। तभी प्लेबॉय ध्यान देता है कि एक चुपके से हमला उसकी ओर आ रहा है और वह वही विस्फोटक सांप है जो जियांग हाओ से है। लेकिन जुआन तुरंत अपनी ढाल उठाता है, राक्षस को वहीं रोक देता है। जियांग हाओ अपना सांप वापस खींचता है और उन्मत्त हंसी के साथ कहता है कि वह देखना चाहता है कि जुआन दोनों खतरों से एक साथ कैसे निपटेंगे। एक बार जबकि कंकाल नाइट प्लेबॉय को गिराने की कोशिश करता रहता है, यह घमंडी गुंडा भी उस पर हमला करता है, जिससे जुआन की स्थिति और भी खराब हो जाती है। उसके कवच में लगातार हमलों के कारण दरारें पड़ने लगी हैं और ऐसा लग रहा है कि वह बहुत कठिन समय से गुजर रहा है। फिर जो प्लेबॉय से पूछता है कि अगर वह कुछ समय के लिए कंकाल किंग को विचलित कर दे तो जियांग को हराने में उसे कितना समय लगेगा। जवाब में जुआन गर्व से दावा करता है कि उसे इसमें 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे और वह पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरा हुआ है। दूसरी ओर चापलूस अंदर से हंसता है। उसे विश्वास है कि जो केवल एक नश्वर स्तर का है, इसलिए उसके लिए कंकाल योद्धा के हमलों से बच पाना संभव नहीं है। अगर जो उससे लोहा लेने की कोशिश करता है तो यह लगभग आत्मघाती होगा। लेकिन खैर, हमारा आदमी नाटकीय तरीके से अपनी कोट उतारता है, एक स्पष्ट मुद्रा लेता है और फिर सीधे कंकाल राजा के पीछे छलांग लगाता है। वह आराम से कंकाल को चुनौती देता है, उसे लड़ाई के लिए आमंत्रित करता है। खाली सिर इस चालबाजी में फंस जाता है और जल्दी से हमारे लड़के के सामने खड़ा हो जाता है। बिना किसी समय गंवाए वह उस पर झपटता है, लेकिन हमारा व्यक्ति पहले हमले को बचा लेता है। उसे ध्यान आता है कि यह हमला वैसा ही है जैसा उसने खेल में देखा था। हालांकि जब घोड़ा एक और कदम उठाता है तो उसका विशाल पैर जमीन को तोड़ देता है। हमारा आदमी सीधी चोट से बचने के लिए जल्दी से लुढ़कता है और खुद को सुरक्षित रखने के लिए पागलों की तरह इधर उधर दौड़ने लगता है। जो को एहसास होता है कि गेम के स्केलेटन नाइट के विपरीत असली जिंदगी में यह कहीं अधिक चप्पल है, जबकि हमला कर रहे हैं। उनका आगे पीछे जारी रहता है और जैसे ही नाइट उसे छूने की कोशिश करता है, हमारा आदमी बाएं और दाएं बचते हुए बस पहुंच से बाहर रहता है। फिर वह अपनी मुट्ठी बंद करता है और घोड़े की पसलियों पर एक जोरदार मुक्का मारता है। लेकिन यह स्पष्ट है कि उसकी मुट्ठी का असर हाथी पर मच्छर के काटने जैसा है। कंकाल राजा इस कमजोर पर वार करने में मजे ले रहा है, जबकि हमारा लड़का यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि क्या कंकाल में कोई कमजोरी है। इस बीच दूसरा गोरा अंततः अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। खुद को काफी दयनीय महसूस करता है क्योंकि हमारा आदमी बिना किसी सहजीवी पालतू के भी कंकाल नाइट को रोकने में सफल रहा है। यहाँ तक कि काले टोपी वाला भी पूरी तरह से चकित है, ये देखकर कि हमारा लड़का इस राक्षस के साथ आसानी से तालमेल बिठा सकता है। ठीक उसी समय जुआन इस काले टोपी वाले को याद दिलाता है कि खुद को विचलित करना बुद्धिमानी नहीं है। वह उसके चेहरे पर जोरदार प्रहार करता है जो उसे उड़ाता है, जैसे कि एक रैगडॉल। आश्चर्यजनक रूप से वह व्यक्ति फिर से खड़ा हो जाता है और जुआन को चुनौती देता है, ये स्पष्ट करते हुए कि वह तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक उसे मार नहीं दिया जाता या उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा नहीं दिया। उनके वार पलट की श्रृंखला फिर से शुरू हो जाती है और हमारा प्लेबॉय संतुष्ट है। अगर यह काला टोपी वाला व्यक्ति वास्तव में बेताबी से चाहता है कि वह मारा गया। ऐसा लगता है कि काले टोपी वाला अंततः हरा गया है और हमारे कवचधारी नायक का अंतिम हमला लड़ाई को समाप्त कर देता है, जिससे यह कमीना खून खांसता हुआ रह जाता है और उसका जीवित पालतू भी टूटना शुरू हो जाता है। लेकिन खैर, यह आदमी वाकई जिद्दी लगता है और वह जल्दी से अपने घुटनों पर वापस आ जाता है और जुआन को फिर से विचलित करने के लिए अपने दूसरे सांप पालतू का उपयोग करता है। जब प्लेबॉय विचलित हो जाता है तो ये ब्लैक हैट नीच हमारे लड़के पर पीछे से घात लगाने की कोशिश करता है। उसी समय कंकाल भी हमारे लड़के पर वार करता है
लेकिन मेरा आदमी तेजी से नीचे झुकता है जैसे कोकीन पर एक निंजा और उन हमलों को अपने सिर के ऊपर से गुजरने देता है। फिर जो अपने मुट्ठी को कसता है और एक शक्तिशाली बो के साथ काले टोपी के सहजीवी पालतू पर प्रहार करता है। मुक्का। ऐसा लगता है कि मेरा आदमी अपने सहजीवी पालतू को दस्ताने के रूप में इस्तेमाल कर रहा है और जैसे ही ब्लैक हैट अपना सहजीवी पालतू खो देता है, कंकाल योद्धा तुरंत अपना भाला ब्लैक हैट के सीने में घोंप देता है। सांप भी दर्द में रोने लगता है। अब वह एक शक्तिशाली जानवर से छोटी छिपकली में बदल गया है। तभी बख्तरबंद आदमी उस अजीब बदबूदार छिपकली पर कदम रखता है और उसकी जीवन लीला समाप्त कर देता है। एक बार जब यह खतरा समाप्त हो जाता है, कंकाल राजा परिवर्तन करना शुरू करता है, अंततः अपनी पूरी शक्ति को उजागर करता है। जैसे ही राक्षस इस डरावनी आभा को प्रकट करता है, ये तेजी से हमारे लड़के पर हमला करता है। कंकाल के हमले की गति इतनी तेज है कि मेरा आदमी इसे समय पर चकमा देने का कोई तरीका नहीं है और बस इसे सामने से लेने का निर्णय करता है। लेकिन तभी ली शुआन हस्तक्षेप करता है, जल्दी से हमले को विक्षेपित करता है। खैर, ऐसा लगता है जैसे हमला इतना शक्तिशाली था कि शुआन मुख्य भार लेता है और उसकी बख्तर नाजुक कांच की तरह छटकने लगती है। ये देखकर हमारा लड़का घबरा जाता है, ये महसूस करते हुए कि यहां तक कि बख्तरबंद आदमी खुद भी कगार पर है। दूसरी ओर कंकाल राजा फिर से उन पर हमला करने की तैयारी करता है और वे दोनों जल्दी से भागना शुरू कर देते हैं। तभी प्लेबॉय एक योजना बनाता है। हमारा लड़का कंकाल को मौत की चोट देने के लिए जिम्मेदार होगा और बख्तरबंद आदमी खुद ही ध्यान भटकाने का निर्णय लेता है। कंकाल। जैसे ही कंकाल राजा अपना हमला करता है, बख्तरबंद लड़का अंदर आकर उसे तेजी से रोकता है। जब वह कंकाल राजा से निपटने में व्यस्त होता है तो हमारा लड़का एक अवसर पाता है। खाली सिर के ठीक पीछे प्रकट होता है और अपनी मुट्ठी को मजबूत करके तबाही मचाने वाला प्रहार करता है जो कंकाल को जलाने लगता है और पूरे क्षेत्र को हिला देता है। जैसे ही धूल शांत होती है, कंकाल योद्धा पहले की तरह ही डरावना खड़ा होता है, जिससे हमारा लड़का हैरान हो जाता है कि इस आदमी ने तो अभी तक भी नहीं। झटके में कंकाल तुरंत हमारे लड़के पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मेरा आदमी तेजी से खुद को बचाते हुए निकल जाता है। जैसे इन हमलों से बचना उसकी दूसरी प्रकृति है। बख्तरबंद आदमी एक बार फिर से सीधे नाइट के हमले को रोक देता है। फिर मेरा साथी जलती हुई पंचों की बौछार करता है, जिससे कंकाल राजा जलना शुरू हो जाता है। पंच इतने तेज हैं कि वे जमीन पर लगने के बाद एक विशाल विस्फोट पैदा करते हैं। नाइट लड़का पूरी तरह से हक्का बक्का रह जाता है कि उन्होंने इतने सारे हमले किए, लेकिन यह आदमी अभी भी बेअसर। लेकिन धुंध छंटते ही हमें दिखता है कि योद्धा काफी गुस्से में है। हमारा लड़का भी नरकंकाल के चेहरे पर एक निशान दिखता है। जब हम और ध्यान से देखते हैं तो हमें दिखता है कि उस मोटी खोपड़ी में सच में एक दरार है। बख्तरबंद आदमी तेजी से समझ जाता है कि क्या करना है, इसलिए वह हमारे लड़के को आकाश में फेंक देता है, जबकि वह खुद मृत्युसिद्ध मुक्के से नरकंकाल राजा को विचलित करता है। जैसे ही कंकाल राजा ऊपर देखता है, वह केवल झो को तेजी से नीचे आते हुए देख पाता है। कंकाल अपनी तलवार चलाने की कोशिश करता है, लेकिन जुआन अपनी सीमा तक धक्का देकर तलवार को जमीन पर दबा देता है। कंकाल राजा के बचाव न कर पाने पर जो नीचे गिरते हुए उसकी छोटी पर एक जबरदस्त मुक्का मारता है। खोपड़ी। मुक्का इतना शक्तिशाली है कि शूरवीर की खोपड़ी अंततः फट जाती है, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है। हमारा लड़का एक संतोषपूर्ण मुस्कान के साथ देखता है कि कंकाल राजा मलबे के ढेर में बदल जाता है, पीछे एक क्रिस्टल छोड़कर, जो विजय का स्पष्ट संकेत है। हमारा लड़का कोई समय बर्बाद नहीं करता और क्रिस्टल को पकड़ने के लिए नीचे झुकता है, लेकिन यह पता चलता है कि यह क्रिस्टल नहीं है, यह एक सहजीवी अंडा है। अच्छा, यह तो और भी बेहतर है। फिर भी ली शुआन अपनी जैकेट को पकड़ता है, पहनता है और झो को याद दिलाता है कि अगर वह नहीं होता तो वे पहले ही मर चुके होते, इसलिए यह झो के सभी प्रयासों के लिए एक धन्यवाद उपहार है। लेकिन फिर वह हमारे लड़के को यह भी याद दिलाता है कि उसकी स्तर एक पौराणिक स्तर की जीव को सेहत के लिए बहुत कम है, इसलिए उसे कंकाल योद्धा के सहजीवी अंडे को जल्दबाजी में नहीं खोलना चाहिए। लड़का सिर हिलाता है और तभी जान उसकी दस्ताना को देखता है और पूछता है कि उसने अपना सहजीवी पालतू कैसे प्राप्त किया। प्लेबॉय को संदेह होता है क्योंकि केवल अजेय संविधान वाला व्यक्ति ही काले कवच के सैनिक जैसे एक दिया स्तर के प्राणी को संभाल सकता है। वह सोचता है कि क्या जो वास्तव में एक दैवीय स्तर पर हो सकता है, जो उसे तुरंत बताता है कि वह केवल सामान्य स्तर पर है। लेकिन यह खुलासा जान को और भी हैरान कर देता है, क्योंकि जाहिर तौर पर दैवीय स्तर की प्राणियां अधिक शक्तिशाली होती हैं और एक सहजीवी अंडा बनाना कमजोर लोगों के साथ कठिन होता है। प्राणी। लेकिन चूंकि साधारण स्तर की सहजीव अंडे पौराणिक की तुलना में दुर्लभ हैं, जान जो के दुर्लभ साधारण स्तर पालतू से काफी ईर्ष्या कर रहा है, जो फिर चिंतित है कि क्या किसी ने मरे हुए ब्लैक हैट आदमी को देखा। प्लेबॉय बस इसे नजरअंदाज करता है, कहता है कि आदमी की यह नियति थी और जो को आश्वस्त करता है कि वह इसका ख्याल रखेगा। लेकिन हमारा लड़का अभी भी थोड़ा सा तनाव में होने के कारण प्लेबॉय उसे कंधे पर आश्वस्त करते हुए थपथपाता है और उसे आराम करने के लिए कहता है। वह आश्वासन देता है कि जब वे यहाँ से बाहर निकलेंगे तो जो किसी भी कॉलेज में आवेदन कर सकता है और वह उसे इसमें मदद करने की गारंटी देता है। वे दोनों अपने घायल साथी के साथ पोर्टल से बाहर निकलते हैं और जान जल्दी से प्रशिक्षक को गेट के अंदर हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देता है। सब कुछ सुलझने के बाद जान जाने का फैसला करता है और जो अंतिम अलविदा, जबकि प्लेबॉय अपनी निजी कार में तेजी से निकल जाता है, जो शहर वापस जाने के लिए बस लेता है। जब बस पहुंचती है तो वो बाहर कदम रखता है, बहुत ठंड महसूस करते हुए और शायद बहुत अधिक खून खोने के कारण थोड़ा एनीमिक। खेल। वह खुद की मदद करने का फैसला करता है, कुछ लोहे से भरपूर खाद्य पदार्थ के साथ। जब झो सड़क पर चलता है तो वह गलती से जमीन पर लेटे हुए उस व्यक्ति को ठोकर मार देता है जो खून से लथपथ है। शुरू में वह ये सोचकर चौंक जाता है कि उसने एक मृत शरीर पाया है, लेकिन रहस्यमय व्यक्ति तुरंत उठकर झो को आश्वस्त कर देता है कि वह अभी भी जीवित है, बस कुछ परेशानियों से जूझ रहा है। दर्द। जो आगे बढ़ने लगता है
लेकिन वह बूढ़ा आदमी उसे थोड़ी बातचीत के लिए आमंत्रित करता है क्योंकि वे रास्ते में टकरा गए हैं। हमारा लड़का बातूनी नहीं है, लेकिन बूढ़ा आदमी कुछ सवाल पूछने पर जोर देता है। भले ही हमारे लड़के को इस बात का अंदाजा नहीं है कि वे किस बारे में बात करने वाले हैं, फिर भी वह रहने के लिए सहमत हो जाता है। बातचीत अप्रत्याशित रूप से शुरू होती है जब बूढ़ा आदमी पूछता है कि क्या जो को बड़ी छाती वाली महिलाएं पसंद हैं। चू इस प्रश्न से चौंक जाता है, लेकिन कुछ देर के लिए सपाट छाती और बड़ी छाती वाली महिलाओं की कल्पना करने के बाद वह तय करता है कि उसे पसंद है पूर्व वाला। बूढ़ा आदमी हंसने लगा और कहा कि उसकी भी यही पसंद है। वह समझाने लगा कि छोटे स्तनों वाली महिलाएं बेहतर होती हैं और केवल मूर्ख ही बड़े स्तनों को पसंद करेंगे। जो असहज होकर सोचने लगा कि बड़ी स्तनों वाली महिला को कितनी मुश्किल होती होगी उन्हें नियंत्रित करने में एक लड़ाई, खासकर अगर हिलने डुलने का भौतिकी अधिकतम पर हो। वह विकृत बूढ़ा आदमी फिर से एक और अप्रत्याशित प्रश्न पूछता है, क्या हमारा लड़का प्यारी और कोमल महिलाओं को पसंद करता है या चिड़चिड़ी और चुलबुली को? चू को पता नहीं क्या कहे और वह बस घर जाना चाहता है। इसलिए बातचीत को यहीं समाप्त करने के लिए वह सबसे गलत जवाब चुनता है और अनिच्छा से कहता है कि उसे चिड़चिड़ी और चुलबुली महिलाएं पसंद हैं। बूढ़ा आदमी एक पल के लिए चुप हो जाता है, लेकिन फिर उसकी आंखें प्रशंसा से चमक उठती हैं क्योंकि वह मानता है कि उसे भी सस्सी महिलाएं पसंद हैं। वह समझाता है कि ऐसी महिलाएं दिलचस्प होती हैं और प्यारी होती हैं और उन लड़कियों में जिनका स्वभाव कोमल होता है उतनी मौज नहीं होती। वह यह भी कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि हमारा लड़का इतनी कम उम्र में इतना समझदार स्वाद रखेगा। मेरा दोस्त अपना माथा पीट लेता है अपनी स्टेप सिस्टर के बारे में सोचते हुए, जिसने उसे बेरहमी से लात मारी थी। इसलिए उसे समझ नहीं आता कि कोई लड़की बिना सहानुभूति। हालांकि बूढ़ा आदमी खुशी से कहता है कि जो जैसा अच्छा स्वाद रखने वाला कोई व्यक्ति मिलना दुर्लभ है। फिर जो पूछता है कि बूढ़ा आदमी कहाँ रहता है, उम्मीद करते हुए कि वह उसे चलाकर घर। लेकिन यह बदतमीज आदमी हमारे लड़के के सवाल का जवाब देने की जगह यह कहता है कि जो लड़कियों पर धावा नहीं बोल सकता जब तक वो स्वस्थ नहीं है, क्योंकि जो की ऊर्जा कम है उसकी अच्छी पसंद उसे बहुत आगे नहीं ले जाएगी। बूढ़ा आदमी जो को एक छोटा नोटबुक देता है और उसे बताता है कि इसमें एक का मंत्र है जिसे वह अभ्यास कर सकता है। हमारा लड़का यह सुनकर हैरान हो जाता है और बूढ़ा आदमी समझाता है कि यह मंत्र किसी भी महिला को आज्ञाकारी बना देगा, चाहे वह कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो है। इसलिए उसे यह तकनीक ले लेनी चाहिए और इसे पूरी तरह से अभ्यास करना चाहिए। जो हिचकिचाता है और कहता है कि उसने पहले ही अन्य अच्छी मंत्रों का अभ्यास किया है, इसलिए उसे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन बूढ़ा आदमी यह बताता है कि जबकि यह सच्चा दैवी रिकॉर्ड उच्च नहीं है क्यों मंत्र, फिर भी यह कड़वी साधना से ज्यादा शक्तिशाली है। हमारे लड़के को यह जानकर झटका लगता है कि बूढ़ा आदमी पहले से ही जानता है कि उसने कड़वी साधना का अभ्यास किया है। इसलिए वह जिज्ञासा से पूछता है कि आखिर यह अजीबोगरीब अनजान शख्स कैसे जानता था कि उसने कड़वी साधना का अभ्यास किया था। बूढ़ा आदमी समझाता है कि हालांकि जो वर्तमान में काफी पीला दिखता है वह मजबूत और कसे हुए बने हैं, जो केवल कठिन ध्यान के माध्यम से ही संभव है। वह बता सकता है कि जो इसे लंबे समय से अभ्यास नहीं कर रहे हैं और उन्हें सलाह देता है कि वे इसे रोक दें ताकि खुद को बर्बाद करने से बच सकें। इसके बजाय वह हमारे लड़के को सच्चे दैतिक रिकॉर्ड का अभ्यास करने का सुझाव देता है, ये दावा करते हुए कि यह कड़वी साधना से 100 गुना बेहतर है। लेकिन फिर जल्दी से अपने दावे को संशोधित करते हुए कहता है कि यह वास्तव में 1000 गुना बेहतर है और फिर जोर से हंसता है। चूंकि नहीं पता कि क्या करना है, इसलिए वह बूढ़े आदमी का धन्यवाद करता है और कहता है कि वह किसी अजनबी से ऐसा अनमोल उपहार स्वीकार नहीं करना चाहता। उसके मन में जो भी अनिच्छुक है, क्योंकि उसने कभी भी सच दायित्व अभिलेख नाम की एक छी कुशलता के बारे में नहीं सुना है, इसलिए वह जाने का फैसला करता है। एक जीर्ण बूढ़े के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। जैसे ही हमारा आदमी चलने लगता है, बूढ़ा आदमी चुपचाप बैठा रहता है। एक दुर्भावनापूर्ण स्वर में वह जो को रुकने के लिए कहता है। उस रुकने के आदेश के साथ हमारे लड़के का अगला कदम कांपता है क्योंकि वह अपने आप को हिलने में असमर्थ पाता है। आगे उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और अचानक वह खींचकर वापस उसी जगह लाया जाता है जहां वह पहले खड़ा था। बूढ़ा व्यक्ति जो अपना नाम जिन दाउशियन बताता है, कहता है कि उसे जवाब में ना सुनना पसंद नहीं है और जो भी ऐसा कहता है वह जीवित नहीं रहता। नाम जिन दाउशियन जल्दी ही हमारे लड़के के दिमाग में क्लिक करता है और उसकी आंखें अविश्वास में फैल जाती हैं। उसे याद आता है कि यह वह नाम है जो इतिहास की किताबों में दर्ज है, जो उस सबसे अराजक समय में पैदा हुआ था जब आयामी तूफान पृथ्वी पर आए थे। जिन डॉक्सियन को मानव इतिहास में सबसे निर्दयी और डरावने व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, वही शैतान जिसने महासंघ को खून से डुबोया और 27 लोगों को मार डाला जो एपिक स्तर पर थे, एक के बाद एक। बूढ़ा आदमी फिर जो से पूछता है कि क्या उसने अपना मन बदल लिया है या वह अब भी सही दानवी रिकॉर्ड्स को अस्वीकार करना चाहता है। जवाब में हमारा लड़का जल्दी से कहता है कि वह निश्चित रूप से लेगा इसे। बुजुर्ग व्यक्ति को यह अजीब लगता है कि उसने इतनी आसानी से इसे लेने के लिए सहमति दे दी और जिज्ञासावश पूछता है कि क्या वह झांसा दे रहा है या वास्तव में इसे चाहता है, क्योंकि हमारे लड़के ने पहले ही कहा था कि वह कभी भी सच्चे दानविक रिकॉर्ड्स नहीं सीखेगा। जबकि मेरा लड़का इसे जोर से नहीं कहता, वह अपने आप को स्वीकार करता है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है सीखने का। उसे पता है कि अगर उसने इसे किया तो वह भी इस बूढ़े आदमी की तरह संघ द्वारा वांछित हो जाएगा। फिर जो निर्णय लेता है कि वह जो को असली दानव रिकॉर्ड नहीं देगा, ये मानते हुए कि भले ही वह दे जो इसे अभ्यास नहीं करेगा। जिन अपनी कोट में से कुछ ढूंढता है और फिर से हमारे लड़के की ओर मुड़ता है, उसे बताता है कि उसके पास एक और अधिक मंत्र है जो वास्तव में बहुत मजेदार है। वह एक और छोटी नोटबुक निकालता है और उससे पूछता है कि क्या वह इसे अभ्यास करना चाहेगा। जो झिझकते हुए नोटबुक को देखता है और पहले की तरह विरोध नहीं करता, तब वो आदमी जबरदस्ती नोट्स जो के हाथों में डाल देता है और उसे चेतावनी देता है कि इस बार मना न करे, वरना गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसके बाद बूढ़ा आदमी जिन जाने लगता है और शहर की व्यस्त सड़कों में गायब हो जाता है, लड़के को ढेर सारे सवालों के साथ अकेला छोड़कर।
जैसे ही वह वहां खड़ा होता है, सोचता है कि क्या वह अब भी उस आदमी द्वारा देखा जा रहा है। वह अपने हाथ में रखी नोटबुक को देखता है और सोचता है कि वह इसे अपने साथ कैसे ले आया। तभी उसे छींक आने लगती है और वह जल्दी से घर की ओर दौड़ने लगता है। चलते हुए वह कुछ अधिकारियों को बातचीत करते हुए देखता है। खुद एक पूछता है कि क्या प्रतिक्रिया इस क्षेत्र के आसपास पाई गई थी, और एक लाल बालों वाली महिला सहमति देती है। अधिकारी उसे यहाँ चारों ओर खोजने और संपर्क में रहने के लिए कहते हैं। हमारा लड़का उन्हें देखता है और उनके बैच को नोटिस करता है। उसे यह समझने में ज्यादा समय नहीं लगता कि ये लोग फेडरेशन से हैं। उसे शक है कि शायद वे लोग जिन डाउशियन को खोज रहे हैं, जिनसे वह कुछ समय पहले मिला था। लेकिन वह बस चलता रहता है, ये सोचते हुए कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वह परवाह नहीं करता। जब वह घर लौटता है तो पहली चीज जो वह करता है वह है नहाना। जैसे ही वह सोख करता है, वह सोचता है कि आज का दिन कितना अजीब रहा। पहले जुआन पर उसके अपने ही दोस्त ने हमला किया, और फिर अपने घर वापस जाते समय जोई का संयोगवश प्रसिद्ध शैतान जिंडाउशियन से सामना हुआ। वह बस अपने कमरे में आराम करना चाहता था और अपना खेल पूरी तरह खेलना चाहता था। फिर वह जिन द्वारा दिए गए चीज पेल नोट्स को देखता है और सोचता है कि क्या ये मददगार होंगे। फिर भी वह सोने के लिए अपने बिस्तर पर गिरता है। जैसे ही उसका मन सपनों की दुनिया में जाता है, वह देखता है कि राक्षस उसे चारों तरफ से घेर रहे हैं। सपना इतना दबावपूर्ण होता है कि वह पूरी तरह से पसीने से तर अपने बिस्तर में जाग जाता है। वह जल्दी से हिलते हुए शरीर के साथ उठता है और शौचालय में उल्टी करने लगता है। उसके सिर में तीव्र दर्द से चक्कर आते हैं। उसे कोई अंदाजा नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है। अचानक उसकी नजर उस क्विज पेल नोट्स पर पड़ती है जो बूढ़े आदमी ने उसे दिए थे, और वह पेज पर कुछ शब्दों को चमकते हुए देखता है जो कहता है लॉस्ट इमोर्टल सूत्र। वह जल्दी से नोट्स को पकड़ता है और हर कोण से ध्यान से देखता है, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं मिलता। खैर, ये उसे बस यही सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वह वास्तव में सिर्फ एनीमिक है। जब सूरज उगने लगता है, जो एक नए दिन की शुरुआत का संकेत देता है, तो वह अपना चेहरा धोता है और आईने में खुद को देखता है। वह अधिक तरोताजा और जागृत महसूस करता है। फिर वह अपने दिन की शुरुआत कुछ गेम समय से करने का निर्णय लेता है। वह अपना फोन उठाता है, अपनी उंगली को छुटकी मारता है और स्क्रीन पर कुछ खून की बूंदें डालता है, और उसका अवतार जल्दी से लोड हो जाता है। खेल के अंदर पहुंचने पर वह देखकर हैरान हो जाता है कि कंकाल योद्धा अभी भी वहीं है, और इसका मतलब है कि खेल के राक्षस और असल जीवन के बीच कोई प्रभाव नहीं है। खैर, ऐसा लगता है कि यह एक स्वागत योग्य खोज है, क्योंकि यह उसे इसे फिर से आजमाने का एक और मौका देती है। राक्षस उस पर फिर से हमला करता है, और एक बार फिर हमारा लड़का खुद को कंकाल नाइट से पराजित पाता है। घंटों खेलने के बाद वह पूरी तरह थका हुआ है। बॉस असली जीवन के समकक्ष से कमजोर है, लेकिन जुआन की मदद के बिना उसे हराने का तरीका खोजने में संघर्ष कर रहा है। अब केवल एक विकल्प है कि अपनी स्थिति को सही करना और प्रयास करते रहना। परिणाम आने में दिन लग सकते हैं, और उसे नहीं पता कि इस प्रक्रिया में वह कितना खून खोएगा। खून की कमी का अंदाजा लगाने के लिए वह ऑनलाइन जानकारी देखता है, लेकिन डेटा की मात्रा चौंका देने वाली है। इसलिए एक सामान्य कदम में वह इसे सरल रखने का फैसला करता है और कुछ नट्स खाकर जल्दी ऊर्जा प्राप्त करता है। इसके अलावा वह अपनी खून की कमी की समस्या से निपटने के लिए बस मरे बिना बच सकता है। फिर भी वह कुछ खाने का सामान पहले खरीदने का निर्णय लेता है, इससे पहले कि अगले कुछ दिनों में फिर से मेहनत करे। वह अपनी जैकेट पहनता है और पास की किराने की दुकान की ओर जाता है। पर्याप्त पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए सभी स्वस्थ विकल्प उठाता है। घर लौटकर जो फिर से खेल में मेहनत करना शुरू करता है, और इस तीव्र खेल अवधि के दौरान वह अपने पास खाने के डिब्बे एकत्र करता है। खैर, ऐसा लगता है कि उसने आखिरकार स्वस्थ विकल्प नहीं चुने। कई प्रयासों के बाद वह अंततः स्केलेटन नाइट से मेल खाने लगता है। वह हवा में रहते हुए एक मौका पकड़ता है और राक्षस की खोपड़ी को टुकड़े टुकड़े कर देता है। इस हत्या से स्तर 13 का एक आयामी क्रिस्टल गिरता है जो गति बढ़ाता है, जो गर्व से अपना इनाम। लेकिन जब वह अपने स्टैट्स चेक करता है तो वह देखता है कि उसके स्पीड पॉइंट्स सिर्फ कुछ ही बढ़े हैं, जिससे यह कुल 9 हो गया। उसे यह अजीब लगता है क्योंकि इसे 13 तक बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा लगता है कि उसके वर्तमान स्तर के लिए सीमा तक पहुंच गया है। हमारा लड़का लेजेंडरी स्तर तक पहुंचने के लिए बिटर मेडिटेशन का उपयोग करने का विचार कर रहा है, लेकिन जैसा जिंगदाओसियन ने कहा, बिटर मेडिटेशन इनविंसिबल कॉन्स्टिट्यूशन के सामने कुछ भी नहीं। वह उच्च स्तरीय कुआई फाइटिंग स्किल सीखने के लिए बेचैन है, इसलिए वह सोच रहा है कि क्या उसे उस जादू को आजमाना चाहिए जो जिंगदाओसियन ने दिया था। उसके दिमाग में कुछ अप्रत्याशित क्लिक होता है। वह जल्दी से अपनी कुर्सी पर कूदता है, अपना पीसी चालू करता है, और वह पेन ड्राइव लगाता है जो उसकी सौतेली बहन लाई थी और उसके पिता ने भेजी थी। वह सोच रहा है कि हो सकता है कि उस पर कोई चीज स्पेल हो, लेकिन वह इसे असंभव मानते हुए नजरअंदाज कर देता है। लेकिन जैसे ही सिस्टम पेन ड्राइव को पढ़ता है, हम देखते हैं कि उसमें वाकई एक स्पेल है जिसका नाम है सन शूटिंग। ये देखकर उसका मुंह खुला रह जाता है और वह खुद को छुटकी लेता है कि यह सपना तो नहीं। देखिए, सन शूटिंग स्पेल और इनविंसिबल कॉन्स्टिट्यूशन दोनों ही लोगों को लेजेंडरी स्तर तक और आगे तक ले जाने में मदद कर सकते हैं, और इन्हें मुख्य रूप से हमलों के लिए उपयोग किया जाता है। सन शूटिंग स्पेल की मांग इनविंसिबल कॉन्स्टिट्यूशन से कम है, और ऐसा लगता है कि यह किसी संघ के व्यक्ति की पारिवारिक ची स्पेल है। उसे कोई अंदाजा नहीं है कि उसके पिता को यह कहां से मिला। वह सोचता है कि कहीं उसके पिता ने अंग परिवार के संबंधों के जरिए सूर्य शूटिंग स्पेल हासिल तो नहीं किया और उसे हासिल करने के लिए भुगतान किया। वैसे अंग परिवार हमारे लड़के का सौतेला परिवार है, लेकिन वह जल्दी ही इस विचार को झटक देता है, खुद को समझाने की कोशिश करते हुए कि उसके पिता इस तरह की चीज के लिए इतनी मेहनत नहीं करते। तभी उसके पिता का फोन बजता है, और यह हमारा लड़का है जो कॉल कर रहा है। पिता को आश्चर्य होता है कि उसका बेटा इस समय कॉल क्यों कर रहा है, और जब वह फोन उठाता है तो हमारा लड़का उसे यह पूछकर चौंका देता है कि क्या वह अभी भी सही सलामत है। पिता भ्रमित हो जाते हैं और नहीं जानते कि कैसे प्रतिक्रिया देनी है, लेकिन फिर अचानक कहते हैं कि लकड़ी छुओ, और उसे एक नालायक लड़का कहते हैं। ठीक है,
ऐसा लगता है कि उसके पिता ठीक कर रहे हैं और हमारा लड़का बस उनकी खैरियत पूछ रहा था। फिर वह गंभीर होकर कहता है कि उसे एक सवाल पूछना है। पिता उसे आगे बढ़ने के लिए कहते हैं तो हमारा लड़का पूछता है कि उसने सन शूटिंग स्पेल कहाँ से हासिल किया। एक लंबा विराम होता है इससे पहले कि पिता पूछते हैं कि सन शूटिंग स्पेल वह